हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों को मेरे चैनल में आरजे क्लासेस 99 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोग को कहा था कि आप लोगों के लिए मैं एक अच्छे से वीडियो पे वर्क कर रहा हूं, जो ऐसा वीडियो होगा कि जिसमें पूरी की पूरी मैथ्स केवल एक ही वीडियो में समाहित कर दिया जाएगा। ये काम तो बहुत बड़ा था, बट आप लोगों का जो विश्वास था मेरे ऊपर, वो मैंने उसको पूरा कर दिखाया। और बच्चों, पूरा का पूरा चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 15 तक पूरा चैप्टर मैंने केवल एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे की वीडियो है। मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे की वीडियो है। 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर मैंने पूरे चैप्टर के फॉर्मूले को और उसमें कुछ क्वेश्चंस को भी लेकर डिस्कस कर लिया है। तो ये जो चैप्टर होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना। पूरा देखने के बाद नीचे कमेंट करके देखना कि अगली वीडियो तुम लोगों को किस पे चाहिए और कैसी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे बेल आइकन को उसको प्रेस कर देना कि जितने भी नोटिफिकेशन होंगे, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं सीधे वीडियो में। तो आप लोग वीडियो देखिए और जैसा भी होगा उसका रिप्लाई करिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो चलिए अपने फर्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला टॉपिक क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, हमने पहला इसको जानबूझ के लिया क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए और इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और इतनी मैं गारंटी से कहता हूँ बच्चों, ये जो 1 घंटे की या 2 घंटे की जितने भी घंटे क्लास हो, मुझे पता नहीं कितने घंटे चलेगी, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट की क्लास होने वाली है। तो इसको पूरा देखिएगा, कहीं भी मिस मत करिएगा। आई एम श्योर आपके जो सिलेबस होगा उसको मैं बहुत ही जल्दी कवर करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, और ये जो क्लास होगा, आई एम श्योर ये जो क्लास होगा बच्चों आपके लिए, समझ सकते हैं, बिल्कुल रामबाण होगा। मतलब आप जितना आपने 10 मंथ में नहीं किया उतना आप बस यहाँ 2 आवर के आसपास में या उससे भी लेस, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट कितना टाइम लगेगा, तो उतनी जल्दी में हमें इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ वर्ड गिवन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इस वर्ड को समझना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। पहली बात बोला लीनियर। लीनियर मतलब ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल बच्चों जिसकी डिग्री कितनी हो बच्चों, केवल 1 हो, उसको क्या बोलेंगे? हम उसको लीनियर बोलेंगे। ठीक, अब इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे अगला बोला 2 वेरिएबल्स। क्या बोला बच्चों? 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि एक x होगा और एक y होगा। इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, आप a और b भी लिख सकते हो, कुछ भी होने चाहिए, मतलब 2 वेरिएबल होने चाहिए। और वेरिएबल क्या होता है? एज यू नो दैट, आपको ये पहले से ही पता होगा, इतना मैं सोच के चलता हूँ, बट चलो मैं आपको बता देता हूँ। वेरिएबल क्या होता है बच्चों? जैसे मैंने यहाँ पे बात की वेरिएबल की। वेरिएबल ऐसे टर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यू क्या हो? फिक्स ना हो। वैल्यू क्या हो? फिक्स नहीं होती। इनकी वैल्यू सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है बच्चों? चेंज होती रहती है। चलिए, तो अब लीनियर पेयर इक्वेशन की बात करें तो जनरल फॉर्म के बारे में बात करें। अगर हम बात करें इसके जनरल फॉर्म के बारे में, तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक, जहाँ पे ये जो a1 b1 c1 c2 और यानी a1 a2 b1 b2 और c1 c2 है, ये सब क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। अब रियल नंबर में ये कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 या फिर इनफाइनाइट, जो भी आप लिखना चाहो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैंने 2 इक्वेशन लिया था, यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिया, इक्वेशन 2 इक्वेशन लिया। क्यों लिया? इसके पीछे रीजन था, क्योंकि भाई यहाँ पे बोला है पेयर का मतलब एटलीस्ट 2 तो होंगे ही होंगे। ठीक है बच्चों, अब इनकी बात करें कि इनको 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला कि ग्राफ के कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, इस सॉल्यूशन पॉइंट्स ऑन द लाइंस प्रेजेंटेशन द इक्वेशन एंड वाइस वर्सा। मतलब जो भी इक्वेशन होगा उसको हम क्या करेंगे? उसको यहाँ पे गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मेरा 2 इक्वेशन हो गया, हमने एक x माइनस 2y इक्वल टू 0 और एक 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 ले लिया। अब यहाँ पे हमें रेशियो फाइंड करना है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का। तो अगर यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे हो जाता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 का केस। यहाँ पे देखो जनरली हमें कितने मिलने वाले हैं केस?
3 केस मिलने वाले हैं। कितने बच्चों? 3 केस मिलने वाले हैं। पहला जो केस होता है, पहला केस वही होता है अगर इन दो, ये जो इक्वेशन यहाँ पे है, इस इक्वेशन का आपने रेशियो फाइंड किया, जैसे यहाँ पे रेशियो आ गया A1/A2 और फिर आता है एक रेशियो B1/B2 और एक रेशियो C1/C2 आएगा। अगर देखो इसमें आपको 3 केस मिलेंगे। कौन कौन से? पहला केस ये मिलेगा कि अगर A1/A2 की वैल्यू इक्वल है B1/B2 के, यहीं पे नॉट इक्वल कर लो, ठीक है। A1/A2 की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू B1/B2 के, अगर ऐसा केस आता है तब क्या होगा? इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा बच्चों? इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। और इस यूनिक सोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि वो इसको लाइन, दो जो लाइन है एक दूसरे को कहीं ना कहीं लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगी। जैसे यहाँ देखो A1/A2, यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? A1/A2 और हमारा क्या हुआ? B1/B2। अब ये दोनों दिखा दिया कि यहाँ पे इज नॉट इक्वल, यहाँ पे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इस केस में क्या हो गया? इस केस में हमारा, आप देख सकते हो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की इस कोऑर्डिनेट पे, ये आपका पहली लाइन हो गई, आपकी दूसरी लाइन हो रही है, एक पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। इसमें क्या होगा? एग्जैक्ट वन सोल्यूशन, इसका एक ना एक सोल्यूशन आएगा जिसको हम बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन। और इस केस में देखिए दो केस आता है इसमें। एक इस केस में क्या होगा? इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, ठीक। और एक और भी केस आता है, उसमें भी हम बोलेंगे उसको कंसिस्टेंट। उसमें कब? जब उसके मेनी सोल्यूशन होंगे तब। दूसरा इक्वेशन हमने लिया, ये तो एक केस ये हो गया। दूसरा केस ये होता है कि अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो, मतलब ये सब क्या हो? सब इक्वल हो, ठीक। इन सबके रेशियो क्या हो बच्चों? इक्वल हो। तो इन सबके रेशियो जैसे यहाँ पे देखिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2 सबके सब इक्वल है। तो ये कोइंसाइड के केस होता है। इस कोइंसाइड का केस मतलब क्या हो गया? जैसे सपोज करो एक लाइन आपका ये है, एक लाइन आपका, आपने इस इक्वेशन के थ्रू से ये लाइन आपने ड्रॉ की, 2x + 3y - 9 = 0 के हेल्प से आपने ये लाइन ड्रॉ किया, ठीक। अब क्या हुआ? अब इसी पे से अब जैसे दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है किस इक्वेशन से? 4x + 6y - 18 से। तो जब आप दूसरी लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो दूसरी लाइन भी क्या हो रहा है बच्चों? इसी पे ड्रॉ हो रही है। क्या हो रही है? इसी पे ड्रॉ हो रही है। तो जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर बन जाते हैं ना, तो उसे क्या कहलाते हैं? कोइंसाइड कहलाता है। और इस केस में इसके क्या होंगे? इन्फिनिटी सोल्यूशन बोल दिया जाए या फिर बोला जाएगा मेनी सोल्यूशन। क्या बोला जाएगा बच्चों? मेनी सोल्यूशन। एक और केस आता है, उस केस में क्या होता है? उसमें A1/A2 इक्वल तो होगा B1/B2 के, बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी ये तो इक्वल होंगे बट C1/C2 इक्वल नहीं होगा। ये केस होता है पैरेलल का। क्या होता है ये केस बच्चों? ये केस होता है पैरेलल का। पैरेलल का मतलब ये हुआ कि एक लाइन आपका ऐसे जाएगा और दूसरा लाइन भी आपका ऐसे जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस होगा और ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और बच्चों अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो हम जल्दी सी बात है, हम बोल देंगे कि ये एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करेंगे। नॉर्मल सी बात है, जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे तो एक कट नहीं कर रहे हैं, और जब कट नहीं करें तो इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा? नो सोल्यूशन। क्या होगा बच्चों इस केस में? नो सोल्यूशन। ये तो हो गया हमारा कि कैसे इसे ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कैसे इनका अलजेब्रिक मेथड क्या क्या है इनको सॉल्व करने का। तो यहाँ पे आपको बच्चों 3 मेथड मिलेगा। पहला बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का। समझना, वर्ड को समझना। यहाँ बोल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब बच्चे ऐसे आप समझ सकते हो कि जैसे गेमों में होता है, आपने देखा होगा क्रिकेट वगैरह में जब होता है तो जब कोई प्लेयर को चोट लग जाती है, क्या होता है? कोई प्लेयर को चोट लग जाती है तो उसकी जगह कोई और प्लेयर आता है, तो वो जो कोई और प्लेयर आता है तो वो कहलाता है उसका सब्स्टिट्यूट, ठीक। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि किसी एक वैल्यू को उठा के, जैसे यहाँ पे x और y 2 वैल्यू दी रहेंगी, तो किसी एक वैल्यू को उठा के हम दूसरे इक्वेशन में क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन गिवन है। ये कह रहा है 7x - 15y = 2। मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। 7x - 15y = 2
और दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 3। यहाँ दो इक्वेशन आपको गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से x को वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x इक्वल टू इस 2y को आप इधर लाइए तो ये 3 माइनस 2y हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के इसमें आप पुट कर दो तो ये हो जाएगा 7। x के प्लेस पे क्या रखेंगे हम, 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 7 3 जा 21 हो गया, 7 2 जा 14y हो गया माइनस 15y हो गया इक्वल टू 2। अब इस 21 को आप इधर ले जाइए तो और ये माइनस 15 कितना हो जाएगा, माइनस 29y। और ये जब इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, माइनस ये 2 रखिए फिर माइनस 21 रखेंगे तो माइनस करेंगे तो माइनस 29y इक्वल टू माइनस 19। तो y के बारे में बात करें तो y माइनस 19 अपॉन माइनस 21, माइनस से माइनस कट गया बच्चों, y की वैल्यू कितनी आ गई, 19 अपॉन 21। अब क्या करेंगे, इसी y की वैल्यू आप यहाँ रख दोगे तो x की वैल्यू आपको आ जाएगी। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, अब दूसरा मेथड आता है एलिमिनेशन। इसमें क्या होता है, हमें किसी टर्म को एलिमिनेट करना होता है, चाहे x को एलिमिनेट करो चाहे y को एलिमिनेट करो। तो कोशिश हमारी ये रहती है ना कि जिसमें इजी पड़े उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। जैसे यहाँ देखो इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 और यहाँ पे 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो जैसे इक्वेशन 1 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 4x प्लस 6y इक्वल टू 16, 8 2 जा 16। ठीक है, और यहाँ पे हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये गिवन है हमें, और ये हो गया 7। अब देखो क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमने ऐसा किया तो भाई ये क्या हो गया, टोटल इक्वल हो गए। ये भी देखो, ये भी 4x हो गया, ये भी 4x हो गया, ये भी 6y, ये भी 6y। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में नो सोल्यूशन मिलेंगे। इस केस में क्या होगा, नो सोल्यूशन। क्यों नो सोल्यूशन, देखो यहाँ पे अगर इनका कंपेरिजन करें तो ये देखो इसको मैं मान लेता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसको मैं मान लेता हूँ बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मान लिया इतना। चलो अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इनका रेशियो निकाले a1 अपॉन a2 का तो ये आएगा 4/4। b1 अपॉन b2 का रेशियो निकाले तो ये भी आएगा 6/6, यानी 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये कट के 1 आ गया। c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकाले तो ये आएगा 10/7, 16/7। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 तो इक्वल हो रहा है इसके b1 अपॉन b2 के, बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कौन सा केस आया जो मैंने थर्ड केस बताया था, पैरेलल वाला केस। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। चलिए बात करते हैं थर्ड का, जो है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली इस बार तो सिलेबस में नहीं है, बट इन केस नेक्स्ट टाइम जब भी आप देखोगे हो सकता है आपके में आए, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जैसे यहाँ पे वैल्यू गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 55 माइनस 74 इक्वल टू 0। इसमें क्या होता है बच्चों, इसको लिखते कैसे हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक्चुअली इधर होता है, कोई बात नहीं, आप यहाँ लिख लो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इसको लिखते कैसे बच्चों, पहले आप x लिख लो फिर लाइन ड्रॉ कर लो। अब x लिखने के बाद आप इसको हाइड कर लेना। अब x से कोई मतलब ही नहीं, आपको मतलब है इससे, तो ये आपका हो जाएगा b1 अपॉन b2, यहाँ पे c1 अपॉन c2, इक्वल साइन लगाएंगे, फिर y का टर्म लिखेंगे y अपॉन। अब जब अगर y लिखा तो अब y वाले टर्म को हम हाइड कर लेंगे और यहाँ आ जाएगा c1 अपॉन c2 और ये आपका a1 अपॉन a2। अब इसके बाद क्या करेंगे, इक्वल करेंगे 1 अपॉन। अब 1 लिया मतलब कांस्टेंट लिया, तो कांस्टेंट वाले टर्म को हाइड करेंगे, बाकी इन दोनों टर्म को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 और ये आपका b1 अपॉन b2। आई होप बच्चों आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि बहुत ही आसानी से मैं चीज़ों को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनका। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका हो जाएगा x अपॉन
ये b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू ये आपका आ जाएगा y अपॉन a2c1 माइनस a1c2 और ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें आपका बड़े आराम से हो गई। तो यहाँ पे देख सकते हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर सॉल्व कर लिया, थोड़ा सा इसका टॉपिक और बचा हुआ है तो जिसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया था क्रॉस प्रोडक्ट हो गया था, ठीक है, ठीक है, ये पूरा हो गया। चलिए, मुझे लगा थोड़ा सा बचा हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये चैप्टर यहाँ पे आपको क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। तो अभी आपने देखा थोड़े ही समय में हमने क्या किया, पूरा एक चैप्टर हमने सॉल्व कर लिया। अब इस बची इसकी प्रैक्टिस की बात, तो वो बच्चों आप लोग के ऊपर है और मैं भी अब बीच में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर का, जो है हमारा पॉलिनोमियल। तो बच्चों पहले तो समझ लो पॉलिनोमियल है क्या। अगर किसी पॉलिनोमियल की बात करें, इसके डिफरेंशिएशन की बात करें, तो ऐसे टर्म्स जिसमें क्या हो कि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों एक साथ हैं, तो वो क्या हो जाता है बच्चों, पॉलिनोमियल हो जाता है। बट कुछ चीजें इसमें ध्यान देनी होती हैं। जैसे वो पूछता है, जैसे क्या आपसे दे देगा कि कुछ 2-3 पॉलिनोमियल लिख देगा, बोलेगा बताइए इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। जैसे अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन देता हूँ, चलो बच्चों बताओ कि अगर 4x स्क्वायर प्लस इन रूट ऑफ 4x ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। मैं इसका भी जवाब दे दे रहा हूँ, बट ईमानदारी से आप लोग जवाब मुझे जरूर देखिएगा कि आपका आंसर क्या है। तो बच्चों यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है देखो समझना। इसको जब सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2, ये रूट x रह जाएगा। अब मैंने पहले भी अपने इंट्रोडक्शन क्लास में बता रखा है कि अगर कोई टर्म पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो अगर कोई टर्म पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल, मैं बता दे रहा हूँ फिर से, नॉट अ पॉलिनोमियल। कब पॉलिनोमियल नहीं होगा, देखो कुछ केस हैं। पहला केस क्या है कि पावर या एक्सपोनेंट कभी भी ऐसे टर्म में नहीं होने चाहिए। जैसे क्या नहीं होने चाहिए, निगेटिव नहीं होने चाहिए, और क्या नहीं होने चाहिए, और फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, और क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होने चाहिए, और क्या नहीं चाहिए, रूट में नहीं होने चाहिए। जो वेरिएबल है बच्चों, वो रूट में नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ केसेस हैं, अगर इनको आप ध्यान में रखोगे तो आपको क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे देखो क्वेश्चन और आता है कि चलिए बताइए x प्लस 1/x इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब बहुत से बच्चे देखेंगे कि सर यहाँ भी देखिए ये वेरिएबल है, इसका पावर क्या है, 1 है, ये भी वेरिएबल है सर, इसका पावर कितना 1 है, मतलब ये नेगेटिव भी नहीं है। हाँ सर ये तो नेगेटिव नहीं है। और दूसरा देखा जाए, चलो फ्रैक्शन में है, नहीं सर फ्रैक्शन में भी नहीं है। डेसिमल में है, नहीं सर बिल्कुल डेसिमल में भी नहीं दिख रहा है। वेरिएबल रूट में है, नहीं सर वेरिएबल रूट में तो नहीं है। बट स्टिल ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, देखो ये जो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है ना, ये देखो यहाँ पे मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे जो x प्लस 1/x आ रहा है वैल्यू ना, ये 1/x ने सब कुछ बिगाड़ दिया। अगर केवल x के बारे में पूछता तो x, यस डेफिनेटली x इज ए पॉलिनोमियल, बट बच्चों इसने क्या किया ना, 1/x जोड़ दिया। तो ये जो x को जब आप ऊपर ले जाओगे ना, तो ये जो टर्म बनेगा x प्लस x⁻⁻1 बन जाएगा। क्योंकि किसी भी एक्सपोनेंट को या फिर किसी भी टर्म्स को जब हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले आते हैं, तो उसके एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का क्या हो जाता है माइनस, और माइनस का क्या हो जाता है बच्चों, प्लस हो जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, आपका पॉलिनोमियल का कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। दूसरी बात, अब पॉलिनोमियल पे आया है तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है बच्चों। डिग्री, पहली बात तो यहाँ पे जो वर्ड बोला है डिग्री, वो क्या होता है, डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल मतलब, देखो मतलब मैं समझाने के लिए हूं ना, जैसे यहाँ पे टर्म लिखा मैंने 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो यहाँ पे बच्चों देखा जाए
तो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर इस टर्म में देखा जाए तो हाईएस्ट पावर सर 2 हो रहा है, या फिर हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना हो रहा है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री बच्चों 2 हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका आंसर आप बताओगे, मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूं कि अगर 9x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अब आपको बताना है कि इसकी डिग्री क्या होगी। कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका डिग्री में आप आंसर बता दीजिएगा कि सर इसकी डिग्री कितनी होगी, मैं समझ जाऊंगा, और रिप्लाई मैं जरूर करूंगा क्योंकि मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करता हूं। ठीक है बच्चों, आगे देखो, दूसरा ये चीज हमारा समझ में आ गया। अब इनके टाइप्स के बारे में बात करें तो पॉलिनोमियल को 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक तो डिवाइड किया जाता है टर्म्स के अकॉर्डिंग, एक बच्चों किसके, टर्म्स के अकॉर्डिंग, दूसरा इसके पावर के अकॉर्डिंग, पावर या डिग्री के अकॉर्डिंग। देखिए टर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाता है, टाइप में चले आते हैं हम लोग। तो जब हम इसके एक्सपोनेंट के बारे में बात करते हैं तो हम लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक 3 के बारे में बात करते हैं। लीनियर के बारे में कैसे बात करेंगे कि जब इसकी डिग्री कितनी हो 1, मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 1 होती है, जैसे यहाँ पे ax प्लस b, तो यहाँ पे x का डिग्री कितना है, 1 है बच्चों, x के पावर बोले डिग्री बोले तो 1 है। क्वाड्रेटिक के बारे में बात करें तो क्वाड्रेटिक मतलब इसका क्वाड मतलब होता है 2, क्वाड मतलब होता है 2, मतलब इसका एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और क्यूबिक के बारे में बात करें तो क्यूब ऐसे समझ में आ रहा है कि पावर कितनी होनी चाहिए बच्चों, 3 होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ये चीज तो हो गया। दूसरे कुछ केसेस इसमें आते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। जैसे यहाँ पे केस आ रहा है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, या जैसे ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो भी इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक पैराबोला बनाता है। पैराबोला का मतलब ये कि ये ग्राफ ऐसे आ रहा है और ये फिर ऐसे ऊपर चला जा रहा है, तो ये कैसा बनाता है, पैराबोला बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, एक पैराबोला बनाता है। ठीक, दूसरी बात कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज, अच्छा एक जीरोज ये वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है ये समझ लो। जीरोज वो वर्ड है ना बेटा, ये आप वो वैल्यू समझ लो, वो वैल्यू है कि अगर इस वैल्यू को आप किसी भी पॉलिनोमियल में रख दो, किसी भी मतलब कि जिस पॉलिनोमियल का ये वैल्यू आया है, जीरोज आया है, अगर इस पॉलिनोमियल को मैंने उस पॉलिनोमियल में रख दिया तो वो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, विल बी जीरो, विल बी जीरो, वो जीरो हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीरोज बोलते हैं। इसको एक टाइप से आप इसका सोल्यूशन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, सोल्यूशन भी कह सकते हो। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे देखो, अब जैसे ग्राफ आगे देखो, अगर जैसे ग्राफ के थ्रू हमें बताना हो कि इसके कितने जीरोज आएंगे, तो देखो जितनी बार ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट करेगा, इस चीज को बहुत फोकस करके देखना बच्चों कि जब भी कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को ही कट करे, वाई एक्सिस से मतलब नहीं है हमें, मतलब किससे है, एक्स एक्सिस से मतलब है एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट करेगा उसके उतने ही क्या आएंगे, जीरोज आएंगे। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट, यहाँ पे एक बार यहाँ पे एक्स को काट रहा है, एक बार यहाँ पे एक्स को काट रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी एक बार यहाँ काटा, यहाँ काटा, तो आपने देखा इसके कितने जीरोज आ गए बच्चों, 2 जीरोज आ गए। इस केस में देखा जाए तो इस केस में केवल एक ही पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके केवल एक ही जीरोज आएगा। बट इस केस में देखो x तो बड़े आराम से यहाँ पे चला जा रहा है, इसको कोई टच कर ही नहीं रहा है, ये यहाँ से मुड़ गया और ये यहाँ से मुड़ गया। तो अब बताओ जब x को इसने कट नहीं किया तो इसकी वैल्यू कहाँ आएगी, नहीं आएगी, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 0, कोई भी जीरो नहीं होगा। चलो बच्चों आ जाओ, नेक्स्ट पे आते हैं डिवीजन एल्गोरिदम पे। डिवीजन एल्गोरिदम, अब भैया ये क्या है, भैया देखो यहाँ तो बात बड़े आराम से समझ में आ रही है कि सर डिवीजन करना है, ठीक है, और इसी को एल्गोरिदम मतलब एक नियम हो गया। एल्गोरिदम मतलब क्या होता है, रूल होता है बच्चों। एल्गोरिदम मतलब क्या है, रूल है। अब समझो, अब देखो इसमें डरने वाली बात नहीं है, ये चीज आप ऑलरेडी भी पढ़ चुके हो। कैसे पढ़ चुके हो, देखो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो आपको क्या करना है, आप क्लास में गए और आपको दे दिया गया भाई चलो इसे डिवाइड करो, तो बोले वो सर इतना छोटा सा क्वेश्चन दिया डिवाइड करने के लिए, बेटा ये छोटा सा क्वेश्चन ये आपका ये एल्गोरिदम सॉल्व करेगा। चलो तो हम ऐसे लिख लेते हैं, अभी 2 का टेबल पढ़ना है 5 टाइम,
तो मतलब 2 का टेबल इतनी टाइम पढ़ना कि 5 से दिखना हो। तो हम पढ़ते हैं 2 2 जा 4, आ गया सर ये। अब देखो इससे और किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5 इक्वल टू ये 2 इंटू ये 2 और जो रिमाइंडर बच गया +1, ये लिख लिया ऐसे ना। सेम बच्चों ये चीज भी वही है, यही एल्गोरिदम है और कुछ नहीं है। क्या कह रहा है, इफ px and gx are two polynomials with gx is not equal to 0 then px is equal to gx into qx plus rx। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, px is equal to gx into qx plus rx। मतलब ये क्या हो गया, ये qx जो टर्म है ये क्वोशंट हो गया, ये rx क्या होगा, रिमाइंडर, और एक डिवाइडर और एक डिविडेंट हो गया। तो ये आपका बात समझ में आई डिवीजन एल्गोरिथम का, बिल्कुल बढ़िया। चलिए अब देखिए रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और बच्चों याद रख लेना बस इन्हीं फॉर्मूले से, केवल ये जो 2-4 फॉर्मूले हैं इस फॉर्मूले से एग्जाम में को पक्का है कोई ना कोई क्वेश्चन टपकेगा ही टपकेगा। याद रख लो, नोट कर लो कहीं, अगर नहीं टपका तो फिर मुझे बताना सर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, मैं उस दिन इस वीडियो को ही क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा। क्या करूँ बच्चों, डिलीट कर दूंगा। लेकिन आई एम श्योर अगर मैंने पढ़ाया और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता, बोर्ड ऑफिस से बात हो गई है मेरी, ठीक है। अरे ऐसा कुछ नहीं बच्चों, बस इतना याद रखना, ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो इतना कंफर्म है कि यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चंस टपकते ही टपकते हैं। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, ठीक। यही डायरेक्टली क्वेश्चन दे देगा, कह देगा कि सम ऑफ जीरोज इतने हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये हैं, तो बताइए इनका इक्वेशन क्या होगा। चलो मैं बताता हूँ। देखो बच्चों कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब अगर कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया हो, ठीक है, या फिर 0 नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा। तो यहां पे पूछेगा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो बच्चों सम ऑफ जीरोज क्या होता है, ये होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है बच्चों, माइनस बी बाई ए, या फिर इसको आप अपने लैंग्वेज में बोल सकते हो, क्या बोलोगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये भी बोल सकते हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स देखा जाए तो सर एक्स तो ये रहा, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बी हो गया। एक्स स्क्वायर तो सर ये रहा, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ए हो गया। तो ये हो गया माइनस बी बाई ए, या फिर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया सम ऑफ जीरोज का। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या निकालना है बच्चों में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, ये होता है सी बाई ए। क्या होता है बच्चों, सी बाई ए। देखो इसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। ऐसे सिंपली आप नोट कर लो, यहाँ पे ऑलरेडी नोट है सब कुछ। आप बोलोगे तो मैं इस चीज़ को अपने पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं दे दूंगा। आप लोग जनरली सर्च करोगे मैथ्स बाय रोहित सर, तो आपको मेरा पीडीएफ चैनल मिल जाएगा, ठीक है, विद माय फोटोज। देखो तो सम ऑफ जीरोस क्या है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए कह रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या कह रहा है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए कह रहा है, ठीक है। याद रखना बच्चों, जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, इतना हम लोग का चैलेंज है। और ये जो क्लास चलने वाली है ये आप समझ सकते हैं एक मैराथन क्लास होगी, जिसमें आपका पूरा चैप्टर क्या हो रहा है, कवर होने वाला है। पूरा चैप्टर क्या होने वाला है, कवर होने वाला है। देखो बच्चों अगला क्या कह रहा है, ये तो था क्वाड्रेटिक का, ये क्या था, क्वाड्रेटिक का। एक चीज यहाँ पे मुझसे मिस हो गई, मैं वो चीज आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ। देखो क्या है, अब क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन कैसे दे देता है कि आपको सम ऑफ जीरोस दे देगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देगा, ठीक, और पूछेगा कि व्हाट विल बी द इक्वेशन, इक्वेशन क्या होगा। तो बच्चों जब भी इक्वेशन पूछ ले से, तो इक्वेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ माइनस अल्फा इंटू बीटा,
ये आपका पॉलिनोमियल हो जाता है। इसको आप कहीं नोट कर लो। अगर लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो लैंग्वेज में लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बच्चों याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूं, यहां से क्वेश्चन टपकेगा ही टपकेगा, याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, हर साल बनते हैं, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, जो आपको बड़े आराम से नंबर दिला देगा। चलो, ये तो बात हो गई बच्चों किसकी, क्वाड्रेटिक की। अगर क्यूबिक हो तब, क्यूबिक मतलब जिसकी पावर कितनी हो बच्चों, 3 हो। जैसे यहाँ देखो, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो थोड़ा सा बोर्ड को हम क्या कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे जो इक्वेशन हमें मिला वो इक्वेशन कुछ इस अकॉर्डिंग मिला। हमारा इक्वेशन है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे पहला टर्म आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ भी वही टर्म रहेगा माइनस b बाई ए। ठीक है बच्चों। दूसरा, अब यहाँ पे क्या आएगा आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका c बाई ए। यहाँ पे क्यूबिक है तो यहाँ एक और टर्म आता है, वो क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू सुदामा, सॉरी ऐसा नहीं होता, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस डी बाई ए। याद रखिएगा, जब अल्फा बीटा गामा अकेला अकेला रहेगा तो वही फॉर्मूला लगेगा जो स्क्वायर के टर्म में लगा था, और जब यहाँ पे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा यानी दो का टर्म आएगा तो आपका c बाई ए वाला टर्म हो जाएगा। ये भी वही फॉर्मूला है जो स्क्वायर के टर्म में लगा था, लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ है क्या, किसमें, जब अल्फा बीटा गामा का टर्म आ जाएगा तो माइनस डी बाई ए आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ भी आपका क्या हुआ, एक चैप्टर खत्म हो गया। आओ चलो बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो बच्चों क्या है, और यहाँ से भी क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं ही आते हैं, यानी ये भी क्या है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कहीं नोट कर लेना। ठीक, इससे क्वेश्चंस टपकते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन टपकते हैं। खासकर यहाँ पे से जो क्वेश्चंस आते हैं वो वही क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं, और थोड़े से लंबे टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर जनरल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जहाँ पे a b c तो क्या होते हैं, ये रियल नंबर होते हैं, और ये जो x होता है ना, ये वेरिएबल्स होता है। अगर सपोज करो ये जो होता है ना, ये टर्म्स दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें क्या होता है ना कि क्वाड्रेटिक का मतलब होता है इसकी पावर कितनी होनी चाहिए 2। और यहीं पे मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ बच्चों कि जितना इसका पावर होगा ना उतनी इसकी क्या होगी, वैल्यू होगी, उतनी क्या होगी इसकी वैल्यू होगी, या फिर उतने क्या होंगे इसके जीरोस होंगे। इसकी पावर कितनी है 2, तो इसके कितने जीरोस आएंगे बच्चों, 2 जीरोस आएंगे। अगर यहाँ पे जो क्यूबिक था हमारा, जो लास्ट चैप्टर में हमने देखा, यहाँ पे देखिए क्यूबिक था ना, तो इसके कितने वैल्यू आ गए, 1 2 और 3 वैल्यूज आ गए। तो ये चीज याद रखिएगा, जितने पावर रहेंगे उतने इसकी वैल्यू आएगी। चलिए अब देखो बच्चों, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मीनिंग के बारे में बात करें तो भाई इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ये तो हमने पहले भी आपको बता दिया। जनरल फॉर्म भी हमने इसका देख लिया, क्या होता है जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्या होता है इसका एक जनरल फॉर्म होता है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का तरीका क्या होता है। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। पहले जैसे यहाँ पे सपोज दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्या करोगे, ए का और सी का मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू सी किया, मान लो कितना आ गया, डी आ गया। अब डी का 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, मान लो ई और एफ में डिवाइड किया। ई और एफ को या तो ऐड करके या तो ई और एफ को सब्ट्रैक्ट करके किसके इक्वल लाना होता है, बी के इक्वल, मतलब इस मिडिल टर्म के इक्वल। अब देखो ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों, ये डिपेंड करेगा कि सी का साइन क्या है। अगर सी का साइन पॉजिटिव है तब तो हम इसको ऐड करेंगे, अगर सी का साइन निगेटिव है तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे।
इतना हो गया। अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे पेयर बना के। बहुत ईजी है, क्वेश्चन करके अभी बताता हूँ, देखो कैसे करेंगे। ये जो मेथड है इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? फैक्टराइजेशन मेथड। एक बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला होता है, जब आप किसी भी टर्म को फैक्टर न कर पाओ ना, तो हमारे एक महान वैज्ञानिक हुए थे, गणितज्ञ हुए थे, जिनको मैथमेटिशियन हम लोग बोल सकते हैं, उनका नाम है श्रीधराचार्य। बिल्कुल सही बच्चों, काफी लोग इनके बारे में आप जानते भी होंगे। इनका नाम क्या है? श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य ने एक नियम दिया। वो नियम क्या था कि अगर एक रूल दिया उन्होंने, रूल क्या था बच्चों कि अगर किसी का फैक्टर नहीं निकल रहा है, आप उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं कर पा रहे हो, तो सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा देना, किसी का भी आंसर आएगा। वो फॉर्मूला ये है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। अरे बच्चों वैल्यू रख के तो देखो, जिसमें भी आपको डाउट लगे, याद रखना बच्चों, जिस इक्वेशन में आपको डाउट लगे श्रीधराचार्य अप्लाई कर दो, आपका क्वेश्चन नहीं कटेगा, नंबर दे के जाएगा। क्या करेगा बच्चों? नंबर दे के जाएगा। और मैथ में 95 प्लस कोई आपको रोक नहीं सकता, वो बड़े आराम से आपको मिलेगा। ठीक है, कितना? 95 प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 75 की बात नहीं करता। आगे देखो, तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या हो गया, एक फॉर्मूला क्लियर हो गया। दूसरी चीज, अगर नेचर ऑफ रूट के बारे में बात करें, अच्छा पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में, फिर नेचर ऑफ रूट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ तो ऐड करके और कुछ सब्ट्रैक्ट करके हम टर्म्स को फाइंड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। क्या किया? इक्वेशन हमने लिख ली। अब क्या किया देखो, अब ये जो 5x है, मैं इसे 5/2x और यहाँ पे 3/2, और ये मतलब क्या कि पूरे के पूरे टर्म में मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो जब पूरे के पूरे टर्म में मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपको हो गया x स्क्वायर, ये आपका हो गया माइनस 5/2x और ये हो गया आपका 3/2x हो गया। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर को मैं x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकते हैं। और यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पे देखो 5/2x बचा, तो कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसा समझना, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे क्या करूं बच्चों, जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ इसमें ऐड करना पड़ेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वही सारा टर्म करते हुए हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया और यहाँ पे हमने देखा कि ये जो पेयर बन रहा है किसका, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर और 1/4 का बन रहा है। ठीक, जो पेयर बन रहा है किसका किसका बन रहा है? ये जो पेयर बन रहा है बच्चों, ये एक्चुअली बन रहा है आपका x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर और माइनस 16 का होल 16 कितना 16 बन रहा है। तो ये आपको हो जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं -4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये जो टर्म बना ये इसको हो गया मान लो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला कौन नहीं जानता बच्चों, आप सभी लोग को पता है। क्या होगा, एक ब्रैकेट में हम इसको ऐड करके लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, हम इसको माइनस करके लिख देंगे। तो यहाँ पे ऐड करके लिखिए, तो x माइनस 5/4 और प्लस 4 एक में ऐड कर दिया, दूसरे में हमने क्या किया, x माइनस 5/4 प्लस 4 जीरो के इक्वल दिखा दिया। सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ से एक वैल्यू और यहाँ से एक वैल्यू मिल जाएगी। तो बड़े आराम से इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा हो जाएगा। आगे देखिए, नेचर ऑफ रूट के बारे में बात कर लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आते हैं और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पूछता है। देखो, अगर किसी भी क्वेश्चन का हमें नेचर फाइंड करना है कि वो रियल होगा, ठीक है, उसके रियल रूट्स होंगे कि इमेजिनरी रूट्स होगा कि उसके रूट ही नहीं होंगे, कैसे पता करेंगे? देखो, ये जो श्रीधराचार्य का रूल था ना बच्चों, क्या था यहाँ पे, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो अंदर वाला है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को बाहर निकालो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसी को बाहर खींच के निकालो और इसी को बोलते हैं क्या, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर देखो ये जो d है ना, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेट। अगर इस d की वैल्यू, इस d की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0 से बड़ी आ गई। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई तब तो क्या होता है, इसका एक वैल्यू होगा, रियल रूट होंगे इसके। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो इसके रियल रूट तो होंगे, रियल रूट तो होंगे,
बट इसके साथ कुछ और जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा बच्चों? रूट्स जो होंगे ना इसके वो इक्वल होंगे। वो क्या होंगे बच्चों? इक्वल रूट्स होंगे। और अगर केस आता है d इज लेस देन 0, मतलब d क्या हो गया? 0 से छोटा हो गया, तो इसके नो रियल रूट्स, केवल इमेजिनरी रूट्स अवेलेबल हो सकते हैं, वरना इसके कोई रूल अवेलेबल नहीं होंगे। बात समझ में आई आपको? आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आइए नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 है हमारा। क्या है भैया? एपी है। कौन है? एपी, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। बहुत अच्छा चैप्टर है, आता भी है बहुत टाइम। देखो एपी सिंपली क्या कहता है कि जब किसी टर्म्स को, ठीक है, जब किसी टर्म्स को हम इस फॉर्म में अरेंज करें कि उनके बीच का डिफरेंस क्या हो, सेम हो। जैसे ए किया, ए प्लस डी कर दिया, ए प्लस डी डी, जैसे यहाँ देखो ए कर दिया, ए प्लस डी कर दिया, ए प्लस डी कर दिया, उसके बाद ए प्लस डी कर दिया। तो यहाँ पे हमने देखा ए हो गया, ए प्लस डी हो गया, फिर हमारा ए प्लस 2d हो गया, और ये हमारा ए प्लस 3d हो गया, है ना। तो देखा हमने बिल्कुल इस चीज़ को देखा हमने, ए हो गया, ए प्लस डी हो गया, फिर ए प्लस 2d हो गया, ए प्लस 3d। इनके बीच अगर डिफरेंस देखा जाए, इन दो कंटिन्यूस जो टर्म्स हैं इनके भी डिफरेंस देखा जाए, देखो ए प्लस 2d माइनस ए माइनस डी, इससे ये कट गया, 2d से d जाएगा तो d। अब यहाँ इनमें भी देख लो, तो ए से कटा आया कितना? d। तो कॉमन क्या डिफरेंस है कि बिल्कुल सेम आता है। डिफरेंस क्या आता है? बिल्कुल सेम। तो जनरल फॉर्म के बारे में बात करें तो जनरल फॉर्म आपका ये हो जाता है। कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करें बच्चों, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? फिक्स नंबर इन द अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन विच प्रोवाइड the to and for terms by adding separating from the present number can be positive or negative। दोनों हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है और क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। चलो भाई, अगर पहला क्वेश्चन आता है और यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन दे देगा कि किसी भी टर्म का या फिर किसी भी टर्म का जो फर्स्ट टर्म है वो आपका 4 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो बताइए उसका 7th टर्म क्या होगा? क्या पूछ लिया बच्चों? 7th टर्म। तो इसका फॉर्मूला होता है tn, या फिर आप बोलो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस वैल्यू पुट यहाँ पुट कर दो, तो t7 क्या हो जाएगा? a की वैल्यू आपको गिवन है, कितना है? 4 है। n की वैल्यू पूछ रहा है, 7th पूछ रहा है, तो n की वैल्यू 7 हो गई -1, और d की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 2 हो गई। बस वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 4, ये 6 2 12, कितना आ गया? 16 आ गया। तो वो टर्म क्या होगा बच्चों? 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखिए क्या कह रहा है। फॉर्मूला आपका यहाँ पे कह रहा है कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे क्या है? a क्या है? एक फर्स्ट टर्म है, d क्या है? कॉमन डिफरेंस, और an क्या है? nth टर्म। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई। दूसरी बात करते हैं, जब क्या हो कि सम के बारे में बात की रहे। किसके बारे में? सम के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 फॉर्मूला आपको मिलेंगे। कौन कौन से? पहला ये और दूसरा ये। क्या? When first and last terms are given, जब पहला और आखिरी टर्म गिवन हो, ठीक है, जब पहला और आखिरी टर्म गिवन हो, तो इसमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे समझना। फॉर्मूला ये हो जाता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। ठीक है, अब यहाँ पे an से कंफ्यूज मत होना, मैंने a l बोल दिया, मतलब क्या हो गया? a प्लस l, मतलब a आपका फर्स्ट टर्म, l क्या है? आपका लास्ट टर्म। जैसे यहाँ पे दे दे कि इफ फर्स्ट टर्म ft मतलब समझ लीजिएगा फर्स्ट टर्म कितना है? 4 है, एंड lt मतलब लास्ट टर्म कितना है? 10 है। देन फाइंड द, ठीक है, और कितने टर्म से ये भी आपको बताना पड़ेगा इसमें, क्योंकि sn की वैल्यू आपको नहीं n की वैल्यू आपको नहीं पता। तो मैं कह लेता हूँ, चलो 3 टर्म्स का सम बताओ। n की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, 4 रख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा? S4 इक्वल टू, ये हो जाएगा n की प्लेस पे 4/2, और a की वैल्यू कितनी? 4 प्लस 10 हो गया। तो भाई ये तो आ गया 2, ये आ गया 2, और 4 2 जा, ये सॉरी 10 4 जा 14, कितना आ गया? 28 आ गया आंसर। तो बड़े आराम से हमने देखा इसका आंसर कितना आ गया बच्चों? 28 आ गया। दूसरा, फर्स्ट ऑफ द कॉमन डिफरेंस गिवन, अगर पहला गिवन हो तब। तो चलिए इसका मुझे बताना इसका फॉर्मूला क्या होगा। चलो अगला आते बेटा, अरिथमेटिकल मीन कैसे निकालेंगे। अरिथमेटिकल मीन कैसे निकलेगा? देखो, अगर कोई 3 टर्म गिवन हो a b और c, तो अरिथमेटिकल मीन आपका b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस c/2, इन दोनों का सम बाई 2 अरिथमेटिकल मीन।
मीन मतलब समझ सकते हो कि एवरेज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा अरिथमेटिकल मीन में। दूसरी बात, ये सारी चीजें हो गई। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन पहला है हमारा, सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पहले n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाता है Sn इक्वल टू n a प्लस 1/2 या फिर n 1 प्लस n/2। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका फाइनली फॉर्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है Sn इक्वल टू n प्लस 1/2। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आगे भी कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। तो ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। देखो कैसे, तो पहला 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होने वाला है भाई वो तो 12 हो जाएगा, है कि नहीं। और आखिरी देखा जाए कि आखिरी ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहा है और वो 2 डिजिट का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 डिजिट का होना चाहिए बच्चों। तो 2 डिजिट का भाई देखा जाए 99, क्योंकि अब इसके थोड़ा सा ही आगे गए तो वो आ जाएगा 100, और यहाँ पे 2 डिजिट नहीं रहा बच्चों, कितना हो गया, 3 डिजिट हो गया मेरे लाडलों। तो अगर यहाँ पे 3 डिजिट हो गया तो हमें तो चाहिए केवल 2 डिजिट का नंबर चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली, a आ गया, 12 आ गया, कॉमन डिफरेंस आपका 3 कैसे आया कॉमन डिफरेंस, तो d इक्वल टू हो गया 18 माइनस 15, कितना आ गया, अरे बोलो लाडलो 3 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो गया, 3 हो गया। an बोला जाए चाहे लास्ट टर्म बोल लो, कितना है 99, वैल्यू पुट कर दो इसी में। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा तो क्या हो जाएगा, an इक्वल टू n प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 99 इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से n की वैल्यू बड़े आराम से आपकी 30 चली आएगी। तो कह रही कितने टर्म्स डिवाइड हो सकते हैं, तो भैया 30 ऐसे टर्म्स हैं जो डिवाइड हो सकते हैं। तो बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, तो बात समझ में आ गई तो बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। बहुत बढ़िया बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई धीरे धीरे हमने देखा हमारा काफी चैप्टर खत्म हो गया। तो अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आ गया हमारा, जो है हमारा ट्रायंगल। और बच्चों इसकी बारे में बात करें तो थोड़ा सा हार्ड कपाने वाला चैप्टर है, क्योंकि इसमें थियरम्स क्या है बहुत ज्यादा है। तो डरना नहीं है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन को डट के सामना करना है। देखो अब थ्योरम के बारे में बात करें तो यहाँ पे सारा थ्योरम प्रूव कराना तो पॉसिबल नहीं है, बट मैंने सारे थ्योरम आपको दे दिए कि बड़े आराम से आप इसको समझ सको। तो भाई देखो पहली बात तो सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट पे जाना। देखो यार दो चीज आता है, एक आता है कॉन्ग्रुएंट और दूसरा आता है सिमिलर। समझना, कोई चीज सिमिलर हो सकती है, कोई चीज कॉन्ग्रुएंट भी हो सकती है, ठीक। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो सिमिलर हो कॉन्ग्रुएंट भी हो, ये जरूरी नहीं है। बट ये जरूरी है कि अगर कोई कॉन्ग्रुएंट है ना तो वो क्या होगा बच्चों, वो सिमिलर भी होगा। जैसे समझो अगर मैंने एक कॉइन लिया और एक और कॉइन ले लिया, तो दोनों ही कॉइन क्या है, सर्कल के फॉर्म में है। दोनों ही कॉइन क्या है, सर्कल के फॉर्म में है। ये है सिमिलर, ये क्या है बच्चों, सिमिलर। सिमिलर मतलब एक जैसे दिखने वाले, ठीक। वहीं पे मैंने क्या लिया, एक ट्रायंगल ले लिया और एक और ट्रायंगल ले लिया। दोनों क्या है, ये भी देखो दोनों क्या सिमिलर है। ये क्या है, सिमिलर है कि वैसे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैंने एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल खींचा, फिर से एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल खींचा, दोनों 5-5 है, तो ये है क्या, कॉन्ग्रुएंट। क्या है बच्चों, ये कॉन्ग्रुएंट है, बट ये सिमिलर भी है। ये क्या है, सिमिलर भी है। तो यानी बच्चों यहां से एक चीज कह सकते हो कि दो फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होंगे ही होंगे। और यहां से एक चीज ये भी कह सकते हो कि ये जरूरी नहीं है कि अगर दो सिमिलर है तो वो क्या हो, कॉन्ग्रुएंट भी हो। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने पहले थ्योरम का, थ्योरम 1। इसको बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, या फिर इसको हम जो बहुत ज्यादा फेमस है, थेल्स थ्योरम। किस नाम से फेमस है बच्चों, ये थेल्स थ्योरम के नाम से फेमस है। क्या कह रहा है ये देखते हैं। कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। मतलब कि अगर किसी ट्रायंगल में, समझना बच्चों क्या कह रहा है, कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी दूसरे दो साइड्स के, दो साइड पे मान लो एक साइड हमने यहां ले लिया A, ये उसको मैंने मान लिया D मान लिया,
इसको ए बी सी, चलो इसको डी और इसको मैंने ई मान लिया, मैंने 2 पॉइंट ले लिया। और यहाँ पे क्या बोल दे कि ये जो बी सी है वो पैरेलल है किसके, डी के। अगर इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा बोल दिया तो इनका जो साइड का रेशियो होगा, मतलब साइड का रेशियो क्या, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है बच्चों, पैरेलल है तो यहाँ पे देखिए हमारा आ गया। दूसरा थ्योरम क्या कहता है, दूसरा थ्योरम बस इसी का कन्वर्स है। इसमें ये कह रहे हैं कि अगर दो का ये रेशियो गिवन है, ये साइड क्या इक्वल है, तो ये क्या होंगे, ये आपके पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है इफ अ लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के 2 साइड को डिवाइड करता है इन द सेम रेशियो, और कैसे में, बिल्कुल सेम रेशियो में, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जो लाइन होगी ना, ये वाली लाइन, वो क्या होगी, थर्ड साइड, ये क्या होगी बच्चों, पैरेलल होगी। आ जाओ नेक्स्ट थ्योरम चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ इन टू ट्रायंगल्स करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर क्या हो रहे हैं बच्चों, इक्वल हो रहे हैं, देन देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, आर इसके अपोजिट भी, एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। देखो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल्स हो। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब देखो, अब यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग का मतलब समझ लेना, जैसे ये ट्रायंगल हो गया और एक दूसरा ट्रायंगल ये हो गया हमारा, इसको मैंने नाम दिया ए बी सी और इसको मैंने नाम दिया डी ई एफ। तो करेस्पॉन्डिंग का मतलब ए डी के इक्वल हो जाए, बी ई के इक्वल हो जाए, और सी जो है बच्चों वो किसके इक्वल हो जाए, एफ के इक्वल हो जाए। अरे बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अगर ऐसा है तो इनका जो साइड का रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। मतलब साइड का रेशियो मतलब करेस्पॉन्डिंग साइड मतलब ए बी के करेस्पॉन्डिंग साइड क्या है भैया, डी ई है, डी ई इक्वल टू ए सी हो गया, ए सी के करेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, डी एफ है, और आपका बी सी करेस्पॉन्डिंग साइड क्या है बच्चों, आपका ई एफ है। तो ये भी क्या होंगे, इक्वल। तो क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, सिमिलर। चलिए फोर्थ थ्योरम पे आते हैं। कह रहा है इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, देन देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मतलब ये क्या है, आपका साइड सिमिलरिटी है। क्या बच्चों, आपका साइड क्राइटेरियन से हम लोग क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। मतलब यहाँ पे क्या कि अगर दो ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ हैं तो इसमें से हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि अगर ये होंगे तो ये क्या होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगला थ्योरम क्या कह रहा है, इसी का कन्वर्स है एक्चुअली। कह रहा है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के दूसरे एंगल के इक्वल हो रहा है, एंड साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, और इनके जो साइड का रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, इनके साइड का रेशियो वो क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका बच्चों क्या हो जाएगा, ये भी आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो इसको क्या बोला गया, इसको साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बोला गया। अगला क्या है, ये ट्रायंगल रूल है कि the ratio of the areas of two similar triangles is equal in the square of the ratio of their corresponding sides। मतलब कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके जो एरिया का रेशियो होगा वो भी क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। और किस फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में। मतलब यहाँ पे ए बी सी और डी ई एफ दो ट्रायंगल हैं, तो अच्छा पी क्यू आर दो ट्रायंगल हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जब हम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा करेस्पॉन्डिंग साइड ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन पी क्यू आर का होल स्क्वायर, और ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये भी हो गया। देखो तो यहाँ पे जो चीज़ें थी हो गई। तो थोड़ा सा एक दो चीज़ें और बताइए, जो स्टेटमेंट और उसका फिगर है वो मैं बता देता हूँ। स्टेटमेंट मतलब ये कुल मिलाकर कि ये भी क्या है, एक टाइप का थ्योरम ही है।
बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने बस ट्रायंगल की बात की थी, बट यहाँ जो 3 केस हमारे पास है वहाँ पे हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की। तो पहला ये कहता है कि अगर देखो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, वहां से अगर हम कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो लाइन है ना, लाइन के इस साइड और लाइन के इस साइड, दोनों साइड में जो ट्रायंगल बनेगा वो सब आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सब आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसका मतलब ये है, क्या है, ऐसे समझना कि अगर मान लो यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है आपका 90 डिग्री। यहाँ से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये भी आपका क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। तो ये आपका ए मान लो, ये आपका बी मान लो, ये आपका सी, ये आपका डी हो गया। तो अब यहाँ पे कई ट्रायंगल बन गए, देखा जाए तो कितने, 3 ट्रायंगल्स होंगे। कौन कौन से, एक आपका ये ट्रायंगल है ए डी बी, दूसरा आपका सी डी बी और आपका ए बी सी। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी बी के, और ये भी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी डी बी के। ये कह रहा है बच्चों, ठीक। अगला थ्योरम देखो क्या कह रहा है, इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड। इसको बच्चों पता है, इसको क्या कहते हैं, इसको पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर होता है, जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर होता है वो अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। अगला क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स देन द एंगल अपोजिट द थर्ड साइड इज अ राइट एंगल। मतलब ये कुल मिला जुला के इसका क्या है, कन्वर्ज है। क्या है बच्चों, कन्वर्ज है। कि अगर AC का स्क्वायर जो अदर 2 साइड के सम के स्क्वायर हो रहा है तो एंगल B क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका ट्रायंगल भी क्या हो गया, स्वाहा हो गया। आज और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ चीज़ें जो बेसिक हैं जो हमें जाननी चाहिए वो क्या है कि भाई इनका अगर मीनिंग देखा जाए तो मीनिंग क्या है, स्टडी ऑफ द अलजेब्रिक इक्वेशंस ऑन ग्राफ। अगर जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ग्राफ पे स्टडी करते हैं, कहाँ पे बच्चों, ग्राफ पेपर पे स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री कहलाता है। तो क्वाड्रेटिक एक्सिस के बारे में बात करें, इनके एक्सिस में तो हमें 2 टाइप के एक्सिस मिलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मिलता है, दूसरा क्या मिलता है, वर्टिकली। जो बच्चों हॉरिजॉन्टल होता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, ठीक। हॉरिजॉन्टल क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, और वर्टिकली क्या होगा, वाई एक्सिस होता है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई। अब देखो, अब जिससे क्या हो गया, मान लो कोई एक्स पे कोऑर्डिनेट है, ये एक्स हो गया, ये आपको क्या होगा, वाई। आगे सकता, तो यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, जो अगर इस वाले में होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे क्या होता है ना, दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट पे जैसे जाता है उसमें पहला वाला नेगेटिव और दूसरा वाला पॉजिटिव, मतलब एक्स जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, वाई क्या होता है, पॉजिटिव। थर्ड वाले कोऑर्डिनेट पे जब हम आते हैं तो दोनों के दोनों माइनस होते हैं, दोनों क्या होते हैं, माइनस होते हैं। और जब हम फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाते हैं तो पहला तो प्लस होता है, बट बाद वाला क्या होता है, माइनस हो जाता है। बाद वाला क्या हो जाता है बच्चों, माइनस, मतलब इस फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ गया, मतलब नीचे। तो इस जैसे ही मान लो बच्चों ये आपका एक्सिस है, तो इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ये आपको वर्टिकली है, ये आपको हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो वर्टिकली वाला हमारा वाई होता है, हॉरिजॉन्टल वाला एक्स होता है। तो ऊपर जब जाते हैं तो प्लस होता है, और इसके जब नीचे जाएंगे तो माइनस होगा। इस साइड में जाएंगे तो प्लस होगा, और इस साइड में जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, माइनस होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे देखो, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में बात करें, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको क्या दे देगा, 3 पॉइंट्स दे देगा। 3 पॉइंट देने का मतलब क्या दे देगा, आपको दे देगा x1 y1, एक इसमें x2 और y2 दे देगा, और कहेगा x3 और y3 दे देगा। तो कहेगा इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया बताइए। तो उसका एरिया कैसे निकालोगे, तो भाई फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। फॉर्मूला अप्लाई करो, क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इसका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। आगे देखो, अगला आगे जैसे मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। अगर किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट जैसे मान लो यहाँ पे एक इक्वेशन दे दिया,
ये आपका P दे दिया, ये आपका Q दे दिया, 2 पॉइंट है, हमें बीच का कोई R पॉइंट चाहिए, तो R का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, R के यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट होंगे, एक X और एक Y, क्योंकि भाई X और Y दोनों चाहिए कि नहीं चाहिए, एक X का चाहिए, एक Y का चाहिए, तो X वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये आपका x1 प्लस x2 बाई 2, और ये जो y हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, ये आपका y1 प्लस y2 बाई 2, ये आपका किसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y का कोऑर्डिनेट। ठीक, तो यहीं पे आपका ये सॉल्व है। ठीक, आगे देखो बच्चों, ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया, ठीक है। हाँ, डिस्टेंस फार्मूला, ये भी काफ़ी पूछता है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है। देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि अगर 2 पॉइंट हो गए, मान लो जैसे ये P और ये Q, ये 2 पॉइंट है, आपको बताना है कि इनके बीच की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो जब बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, तो बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इन रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, और पूरा रूट लगा देंगे। अब देखो जैसे यहाँ पे दे दिया, इन द फॉलोइंग पॉइंट्स वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर 1 7 4 2 -1 -4 और 2, ये आपका दिया है। जैसे मान लो एक स्क्वायर दे दिया, मैं रफली बना रहा हूँ, मेरे हो सकते हैं थोड़े से वैल्यू अलग अलग हो, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। जैसे मान लो 1 और 7 हो गया, ये क्या हो गया आपका 4 और 2 हो गया, 4 और 2 हो गया। अब इसको मैंने क्या किया, अच्छा बाय द वे यहाँ पे देखो, अब ये माइनस माइनस है, दोनों माइनस है, तो मतलब ये -1 यहाँ पे होगा, और ये -4 है तो -4 और 4 यहाँ पे होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो बच्चों, जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, हम क्या फाइंड करें, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इनके बीच डिस्टेंस फाइंड करो, इनके बीच क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब इनके बीच का हो गया, तो ये x1 का वैल्यू हो गया, ये y1 का, ये आपका x2 का हो गया, ये y2 का हो गया, फॉर्मूले में पुट कर दो। तो x2 माइनस x1, x2 कितना है 4, माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, दूसरा y2 माइनस y1, तो y2 कितना है बच्चों, y2 आपका 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, तो ये अच्छा ये +1 रहेगा, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर हो गया, 5 है 25, 6 9, कितना आ गया 34 आ गया। अब ये रूट में 34, तो सबका देखो रूट में 34 ही आ रहा है, ये दो अलग अलग आ गए। ठीक, तो यहाँ पे भाई हो सकता है ये साइड अलग अलग आएंगे, बेशक सी बात है। ठीक, अच्छा ये BD निकाले, मतलब ये वर्टेक्स निकाल लिया, इसका क्या निकाल लिया, वर्टेक्स निकाले। आगे देखो बच्चों, तो ये बात समझ में आई कि नहीं है, डेफिनेटली बात समझ में आ गई। एक जरा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है जो अभी छूट रहा है, इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बात करेगा, किसके बारे में, सेक्शन फॉर्मूला के बारे में, कि अगर एक इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे समझ लेना, यहाँ नीचे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे एक लाइन है A और B, एक लाइन क्या है A और B, और इसको क्या करता है M1 और M2 रेशियो में कोई थर्ड इक्वेशन क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। समझना, M1 और M2 रेशियो में, जैसे एक लाइन हो गई, मान लो ये हो गई A, इसकी वैल्यू है x1 y1, और ये वैल्यू हो गई B, इसकी वैल्यू है x2 और y2, बीच में कोई पॉइंट P है जो इसको M1 रेशियो M2 में डिवाइड करता है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका जो कोऑर्डिनेट x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा M1 x2 प्लस माइनस M2 x1। अभी समझाता हूँ ये प्लस माइनस का चक्कर क्या है। ठीक है, ये हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस माइनस M1 M2। दूसरा y क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा M1 y2 प्लस माइनस M2 y1 अपॉन M1 प्लस माइनस M2। अब देखो यहाँ पे मैंने प्लस माइनस दोनों रखा है, यहाँ भी प्लस माइनस हमने दोनों रखा है। इसके पीछे रीजन है बच्चों, रीजन क्या है ये, कि अगर इंटरनल पूछे, इंटरनली इसको इंटरसेक्ट करेगा तो प्लस लगाएंगे, अगर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करे तो क्या करेंगे, हम इसमें माइनस लगाएंगे। तो बात समझ में आई कि नहीं आई हो तो जल्दी से इसको लाइक कर देना बच्चों, और सबको शेयर कर दो जो भी आपके फ्रेंड वगैरह हैं, कि उनका भी पूरा रिवीजन हो जाए। चलो बच्चों, बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 का, जो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और इससे स्कोरिंग कह सकते हो। इससे क्या है बच्चों, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग चैप्टर है। क्या कह रहा है, देखो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन करना। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें आती है वो ये है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री है क्या, भाई स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ एंड एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा वर्ड यूज हो गया है, राइट ट्रायंगल।
तो इसका मतलब ये है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं जहां पे क्या होगा, राइट एंगल होगा। राइट एंगल नहीं है तो मतलब वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन अप्लाई नहीं हो सकता। बात करें बच्चों इनके वैल्यूज की, तो यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, सेक और कोसेक दिया हुआ है, सबकी वैल्यू गिवन है। तो वैल्यू अगर आपको याद नहीं होगा तो मैंने इस पे वीडियो बनाया, आप इसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छा वो वीडियो है, बड़े आराम से आप सारी की सारी वैल्यू आपको याद हो जाएगी, फिर दोबारा कभी इस पे पलट के आपको देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो लाइफ टाइम बिल्कुल आपको रिमेंबर रहेगा। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है आपका, देखिए साइन ए के बारे में बात करें तो ये हो जाता है BC अपॉन AC, मतलब ये देखो 20, अब ऐसे समझे ना, ये तो पुरानी चीज़ें, कुछ नया समझो यार। देखो यूपी बोर्ड वाले बच्चे जो हैं वो एक बड़ा अच्छे से लगाते हैं लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। अब आप लोग क्या लगाना, अब लाल बट्टे कक्का तो लगा नहीं सकते क्योंकि CBSE बोर्ड वाले बच्चे हो, तो आप लोग कह सकते हो ये L होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, A को बोलते हैं बेस, और L को ये परपेंडिकुलर अपॉन, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और ये बेस। तो PBB मतलब PBP अपॉन HHB, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अब ऐसे देख लो, अब इसी को अगर आप 3 पार्ट में, मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ और यहीं पे आपको समझा देता हूँ, इससे आपको कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। ये तो लिखा था इसलिए मैंने लिख दिया, ये हो गया HHB। अब देखना बच्चों क्या करो, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। अरे कंफर्म बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री मेरे से पढ़ लो, कभी भी कोई फॉर्मूला आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खासकर ट्रिग्नोमेट्री की। ये हमारा हो गया। अब इसके ऊपर नाम लिखो, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टैन। अब देखो टैन के बाद क्या आता है भैया, कॉट आता है, उसके बाद क्या आता है बच्चों, सेक आता है, उसके बाद कोशेक आता है। अब देखो यहीं से देखो साइन के बारे में बात करें तो साइन क्या हो जाएगा, P/H, P/H हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। कॉस के बारे में बात करें तो B/H, टैन के बारे में तो P/B, कॉट के बारे में बात करें तो B/H हो जाएगा। अब ऐसे चलेंगे, B/P हो गया। सेक के बारे में बात करें तो H/B हो गया, और कोसेक के बारे में बात करें तो H/P हो गया। ये बात समझ में आ गई बच्चों। चलिए कुछ फॉर्मूले हैं जो बेसिक फॉर्मूले हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए, वो क्या। पहला तो फॉर्मूला ये होता है कि जो tan थीटा होता है ना, वो क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। आप लोग चाहो ना तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री की मैंने वीडियो बना रखी है, तकरीबन 1 to 2 आवर की वीडियो है वो, आप लोग उसको देख लीजिएगा तो सारे क्वेश्चंस भी आपके वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, कॉन्सेप्ट तो समझना, बड़े आराम से समझ जाओगे आप लोग बच्चों, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला ये है कि ये फॉर्मूला आता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको आगे पीछे करके हम कुछ भी कर सकते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा फॉर्मूला होता है ठीक, कुछ फॉर्मूले यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये एक और फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और एक और फॉर्मूला है, क्या है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। और बच्चों एक और चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ आपको बताना, और मुझे लगता है कि वो बताना आपको ज़रूरी है, जैसे यहाँ पे आपको पता है कि साइन थीटा इसका जस्ट अपोजिट होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। दूसरा आपका होता है कॉस थीटा, इसका जस्ट अपोजिट होता है 1 अपॉन सेक थीटा। फिर आपका आता है टैन थीटा, और आपको इसका तो अपोजिट पता ही वो क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। यहाँ से देखना एक चीज़ तो ये हो गया। एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये है, आपको पता है, अभी मैं बताऊंगा तो आप सोचने लगोगे ये सर ऐसा कैसे। साइन का रिलेशन होता है कॉस से, टैन का रिलेशन होता है कॉट से, कहाँ गया कॉट भैया, ये कॉट से, और सेक का रिलेशन होता है कोसेक से। देखना कैसे, अगर मैं बात करूं बच्चों साइन 0 डिग्री का, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 0, और बात करें कॉस 90 डिग्री का, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है बच्चों, 0 होती है। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, अगर साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 है, तो क्या मैं इन दोनों इक्वेशन से ऐसे नहीं लिख सकता क्या कि साइन 0 इक्वल टू कॉस 90? अरे बोलो बच्चों, लिख सकते कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ऐसे इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो ये बात समझ में आई। आगे देखो, अगर इसी तरह इसके जस्ट नीचे वाले को देखा जाए, इसके जस्ट
नीचे वाले को देखा जाए, मतलब किसको बच्चों, मतलब हम बात कर रहे हैं अगले वाले की। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, कितनी होती है 1/2। अब बात करें कॉस 60 की, तो कॉस 60 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को देखा जाए, LHS एक साइड इक्वल हो रहे हैं तो अगला साइड RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि साइन 30 जो होगा मेरे लाडलो, वो कॉस 60 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? अरे बेशक होगा, बिल्कुल होगा सर। आगे देखो, अगर बात करें साइन 45 की बात, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। वही बात करें कॉस 45 की वैल्यू, तो ये भी तो होती है 1/√2। अब दोनों की वैल्यू 1/√2 है, तो क्या मैं इसको साइन 45 इक्वल टू कॉस 45 नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं सर, ये वैल्यू हमारी आ गई। आगे देखो, अभी बता रहा हूं इसके पीछे लॉजिक क्या है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर ये दोनों आप आसपास हो, क्योंकि देखो टाइम की थोड़ी सी लिमिटेशन है, इसकी वजह से पूरा डिटेल तो नहीं जा रहा है, लेकिन मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। पूरा डिटेल पढ़ना तो मेरे चैनल पे आओ, वहाँ पे मैं पूरा आपको डिटेल बता दूंगा, ठीक है। या फिर आपका नीचे अगर रिक्वेस्ट आता है कि हाँ सर पर्टिकुलर इसी पे आप एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं डेफिनेटली बच्चों आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि बच्चों आप लोगों का प्यार मुझे बहुत मिला है, ठीक, तो इतना तो बनता है आप लोगों के लिए करने के लिए। तो अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर थीटा, मतलब ये θ1 और θ2 की वैल्यू 90 के इक्वल आ जाती है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे यहाँ देखो, हमने 0 और 90 ऐड करो, 0 और 90 को ऐड करो, कितना आएगा, 90 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इनकी ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। 30 और 60 ऐड करो, कितना आएगा बच्चों, 90 आएगा। 45 ऐड करो, कितना आएगा बच्चों, 90 आएगा। तो जब भी ऐसे केस में 90 आए ना, तो याद रखिएगा क्या होगा बच्चों, दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होंगी। चलिए आइए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, चैप्टर नंबर 9। देखो अब इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ करना नहीं है, बस आपको ये जानना है कि एंगल ऑफ एवोल्यूशन कब बनेगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा। समझना, आपको याद होगा, आपने एक क्लास 6 में पढ़ा होगा लाइन एंड एंगल्स। अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं, दो लाइन पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल इनको क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। एक ट्रांसवर्सल क्या करता है, इनको इंटरसेक्ट करता है। तो बच्चे ये जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं बच्चे उसको, हम लोग बोलते हैं ये दोनों क्या है, ये दोनों अल्टर है। हाँ बिल्कुल, अल्टरनेट एंगल, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है, बिल्कुल। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एवोल्यूशन, इसको भी समझ लेते हैं। समझो कि यहाँ पे क्या है, कोई लड़का बैठा हुआ है, मतलब लड़का है कोई, मान लो यहाँ पे कोई क्या है, लड़का है, ये कोई लड़का है, और यहाँ पे क्या है, कोई एरोप्लेन जा रही है, मतलब मान लो ये एरोप्लेन, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एक एरोप्लेन यहाँ पे जा रही है। तो इस एरोप्लेन को जब दिख रहा है, जब ये इस एरोप्लेन को देख रहा है ना, तो ये अपने इससे, इस लाइन से, ठीक, अपने पैरेलल क्या करेगा, एक एंगल क्रिएट करेगा। क्या करेगा बच्चा, एक एंगल क्रिएट करेगा। तो ये जो एंगल क्रिएट करेगा ना, यही एंगल क्या कहलाएगा, डिप्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। बट उसी टाइम अगर एरोप्लेन में बैठा हुआ कोई शख्स, कोई पर्सन इस बच्चे को देखेगा, तो इसके द्वारा जो एंगल बनाया जाएगा वो एंगल ऑफ एवोल्यूशन कहलाएगा। ऐसे कह सकते हो, जैसे आपने मंकी को देखा, मंकी कहाँ है, पेड़ पे, आप कहाँ हो, नीचे। तो आपने जब मंकी को देखा तो आप में डिप्रेशन आया, मतलब आप डिप्रेस हो गए, तो क्या बनाया, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया। लेकिन जब मंकी ने आपको देखा तो उसने आप पे एवोल्यूशन कर लिया, तो मतलब क्या बना, एंगल ऑफ एवोल्यूशन बनाया। क्या बना बच्चा, एंगल ऑफ एवोल्यूशन बनाया। बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया, तो थोड़ा सी चीजें कुछ हैं उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ठीक, इसके बारे में बात करें कि हाइट और लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन एन टू ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे देखो क्या होता है, क्वेश्चन इसमें कैसे आता है, क्वेश्चन आपका ऐसे आता है कि जैसे आपको दे देगा कि बोलेगा भाई यहाँ पे देखिए, मैंने आपको दिखा दिया कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है इसका, ये भी देख लो।
कि ये एक पोल है मान लो, और यहाँ से कोई आदमी इस डायरेक्शन में चल रहा है, या फिर कोई कार है इस डायरेक्शन में चल रही है, तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे आई, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे जब आया तो उसका एंगल बन रहा था कुछ भी, जैसे यहाँ पे था तो एंगल 30 था, यहाँ पे आया तो एंगल 60 आ गया। अगर यहाँ पे 4 सेकेंड चला तो बताओ यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो इसमें पूछता है, जैसे 1-2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर फिगर की बात करें, फ्रॉम फिगर ए बी इक्वल टू, तो इस फिगर में देखो, तो फिगर में ये क्वेश्चन आपके बुक से, ये एनसीईआरटी की बुक आप देखोगे तो वहाँ पे क्वेश्चन है, उसको इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, बिल्कुल वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखा था ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टीआर जो देखा था हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में, वही फॉर्मूला यहाँ पे हमें क्या कर देना, अप्लाई कर देना, और बहुत ही आराम से आपको क्वेश्चन निकल आएगा। और बच्चे इससे कम से कम 4 मार्क्स तो आते ही थे, लास्ट ईयर की बात है, बट इस साल मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो कम से कम 7 मार्क्स तो डेफिनेटली, यस 7 मार्क्स तो आपके बच्चे कहीं नहीं गए। 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल आपके ऑन फॉर्मूले रहते हैं, फॉर्मूले पे रहेंगे। जैसे कि आप पूछ लेगा कि चलो बताओ साइन 70 तो नहीं पूछेगा, साइन 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू बताओ। तो बड़े आराम से आप इसकी वैल्यू बता सकते हो, कुछ इसमें टफ नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं अभी जैसे जैसे एग्जाम आएगा वैसे वैसे क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा। अगला टॉपिक आता है बेटा हमारा सर्कल। अगला टॉपिक क्या आता है हमारा, सर्कल। अब सर्कल में या तो सर्कल के डिफिनेशन के बारे में बात करें तो सर्कल क्या कहता है कि अगर किसी फिक्स पॉइंट को हम लोकस मान लें, या फिर किसी पॉइंट को हम सेंटर मान लें, और सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस पे चले जाएं, उस फिक्स डिस्टेंस से हम पूरा एक राउंड ले लें ना, पूरा एक राउंड ले लें, तो जब पूरा एक राउंड हम घूमेंगे ना, तो इसको क्या हो जाएगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारा एक सर्कल का फॉर्म बनेगा। दूसरा, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में बात करता है, तो जैसे हमारा एक सर्कल है बेटा, ठीक, तो देखो जब कोई लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है ना, तो क्या करेगी, 2 पॉइंट पे क्या करेगी, इसको इंटरसेक्ट करेगी। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि 2 कॉमन पॉइंट्स बिटवीन लाइन पी क्यू एंड सर्कल। तो 2 कॉमन पॉइंट, एक ए बी हो गया, ए हो गया, और दूसरा बी। पी क्यू क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया ए और बी, ठीक। आगे टेंजेंट। टेंजेंट देखो, टेंजेंट का वर्ड, टेंजेंट वर्ड समझना कि टेंजेंट वर्ड किसको बोलेंगे। जैसे अगर एक सर्कल है, सर्कल के किसी एक पॉइंट से टच करते हुए अगर कोई लाइन चली जा रही है, सर्कल के किसी एक पॉइंट से टच करते हुए अगर कोई लाइन जा रही है, तो वो जो होता है ना, वो उसका टेंजेंट होता है। और टेंजेंट पे जब भी हम सर्कल से उस पॉइंट पे ड्रॉ, जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, सर्कल से उस पॉइंट पे लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो ये कितना बनाता है बच्चों, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे जब हमें ओनली 1 कॉमन पॉइंट्स बिटवीन सर्कल एंड पीक्यू लाइन, तो सर्कल और पीक्यू लाइन के बीच में केवल एक पॉइंट होना चाहिए, केवल एक पॉइंट होना चाहिए जिसको इंटरसेक्ट करे। और पूछा जाता है कि एक सर्कल से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो जरा मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना कि सर एक सर्कल पे किसी एक पॉइंट से हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना, देखता हूँ कितने लोग का आंसर सही आता है। तो कुछ थियरम भी है, तो थियरम देख लेते हैं। थियरम क्या होता है, स्टेटमेंट है, फिर फिगर इसका बनाएंगे, इसका आंसर भी बताएंगे। कह रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मैंने आपको ये पहले ही बता रखा था कि अगर हमने क्या किया, किसी सर्कल के सेंटर से एक लाइन मतलब टेंजेंट पे सेंटर से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा क्या होगा, वहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। ये चीज़ तो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। दूसरा कह रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर। अगर देखो, अगर यहाँ पे कोई टेंजेंट हो जाए, जैसे ये मान लीजिए एक सर्कल है, हमने एक पॉइंट ये ले लिया, अब यहाँ से ये टेंजेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे आके जुड़ रहा है, ठीक, ये दोनों क्या है, टेंजेंट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर। तो यहाँ से ये हो जाएगा, और ये मान लीजिए ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, और ये पॉइंट ओ हो गया। तो बच्चों ये जो ए बी और ए सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ए सी इक्वल टू ए बी, इस चीज़ को याद रखिएगा, ए बी इक्वल टू ए सी भी क्या होगा, इक्वल होगा। आगे कुछ फैक्ट है, फैक्ट के बारे में देख लेते हैं कि देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग
इनसाइड द सर्कल, अगर वो इनसाइड कर जाता है तो ऐसा कोई भी लाइन टेंजेंट नहीं होगा। ठीक, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट इज अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे उसका आंसर आ गया कि अगर केवल एक पॉइंट है तो उससे केवल और केवल एक ही सर्कल पास हो सकता है। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, कि एक टेंजेंट, एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगला कह रहा है देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। तो अगर ये दोनों की हाइट क्या हो जाएगी, बिल्कुल लेंथ दोनों की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो आई होप बच्चों ये भी चैप्टर आपको समझ में आया होगा। देखिए अभी एक बात तो ये थोड़ा सा कहने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि देखो जो चीज़ प्रैक्टिस वाली चीज़ होती है उसको एक क्लास में करना पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ पे 8 से 10 मंथ का सिलेबस केवल 1 से 2 आवर में कवर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है ना बच्चों कि हम लोग बहुत तेज़ी के साथ इसको पढ़ रहे हैं, तो इसके साथ आपकी बहुत मेहनत लगी होगी। और यहाँ पे सोचिए अगर आपको इतना जो निचोड़ मैं दे रहा हूँ उस चीज़ के लिए मैंने कितनी मेहनत की होगी। तो बच्चों इस मेहनत के लिए बस आप लोगों के लिए ये मेहनत थी। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और मैं इतना तो श्योर हूँ कि आप लोग बड़े अच्छे से इस चीज़ को कर पाएंगे। आइए चलिए बात करते हैं कंस्ट्रक्शन पे, जो हमारा नया टॉपिक है और अगला टॉपिक भी है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, देखो ये कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया। अगर डिफिनीशन के बारे में बात में जाए तो हम बात करेंगे टू ड्रॉ ज्योमेट्रिकल शेप यूजिंग कंपास रूलर एटीसी। इस कंपास रूलर का यूज़ करके जब हम कोई ड्रॉ इमेज करते हैं तो उसके हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। देखो तो यहाँ पे जनरली हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं चीज़ों को। देखो पहला जो मेथड जाएगा है हमारा ये कि लाइन सेगमेंट या डिवाइजिंग द लाइन इन रेशियो। तो मेथड 1 क्या है, हम लोग क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट रेशियो 3:2 का रेशियो अगर मैं ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे। ड्रॉ एनी रे AX, जैसे AX हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे हैंड देख सकते हो, AX हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। क्या करें, मेकिंग एक्चुअल एंगल विथ लाइन सेगमेंट AB से एक एक्चुअल एंगल बना लेंगे। क्या करेंगे, लोकेट 5 पॉइंट्स। अब A और X के बीच में हमें 5 पॉइंट बना लेने हैं। फिर क्या करेंगे, जो आपके A1 A2 A3 A4 A5 एट इक्वल डिस्टेंस, और इनके बीच क्या होनी चाहिए बच्चों, डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब ज्वाइन BA5, तो BA5 को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, मतलब BA5 को हमने ज्वाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, थ्रू A3, मतलब M=3, A3 पे क्या हो जाएगा, M=3 हो गया। ड्रॉ लाइन पैरेलल, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे टू BA5 कटिंग AB एट C, जो कहाँ पे करेगा, AB को C पे कट करेगा। तो भाई ये AC और CB किस रेशियो में हो गए, 3:5 में हो गए। आगे देखो मेथड 2 क्या है, मेथड 2 आपका ये है, गिव लाइन सेगमेंट एट द रेशियो 3:2। इसमें क्या करेंगे, ये चीज़ तो आपको बरोबर इसमें भी करनी है। फिर आपको ड्रॉ रे BY पैरेलल AX। अब ये जो BY है, AX के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब जब AX के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया तो इसको भी नीचे वाले को क्या करेंगे, इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो लोकेट A1 A2 A3 ऑन AX हमने कर दिया AX पे, और B1 B2 मतलब यहाँ पे BY पे लोकेट कर दिया। ज्वाइन A3 B2, A3 और B2 को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अब देखा जाए तो ये AC और BC अलग अलग हो गए। तो बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ भी है। दूसरा क्या है, ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल्स। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल ABC विथ साइड 3/4 ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब आपको एक ट्रायंगल बनाना है जो 3/4 और सिमिलर भी होना चाहिए। तो क्या करेंगे, ड्रॉ अ रे BX मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ BC। तो एक ट्रायंगल हमारा ABC है, तो BC से एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे BX को। अब क्या करेंगे, लोकेट 4 पॉइंट, ये जो BX किया हमने ड्रॉ किया ना, इसी पे 4 पॉइंट हम क्या करेंगे, लोकेट कर देंगे। उसके बाद लोकेट करने के बाद ठीक है, ऑन BX एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ईच अदर, ज्वाइन B4 C, B और
क्या करें, ड्रॉ कर देंगे। अब ड्रॉ कर दिया, सेम उसी तरह ड्रॉ लाइन पैरेलल टू BC4, तो BC4 पे क्या करेंगे, हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। सेम यहाँ पे भी होगा A', C', इसको भी ज्वाइन कर देंगे, तो आपका ये कंस्ट्रक्शन हो गया। तो आई होप बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो इसमें देखो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसमें मैं थोड़ा सा आपका टाइम नहीं लेना चाहूँगा, ये टोटली प्रैक्टिस वाली बात है, तो वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस में इसको देख लेंगे। आज वो बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो, वो क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में, तो उसमें हम देखेंगे। चलिए तो बात करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब भाई सर्कल की ही बात है, तो सर्कल में क्या होता है, अगर सर्कल के एरिया की बात करें तो ये होता है πr²। क्या होता है, πr²। और इसका सर्कमफ्रेंस की बात करें तो ये होता है 2πr। देखो सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये सर्कल है, ये यहाँ पे एक सर्कल आप देख सकते हो, ये मान लो एक सर्कल है, तो सर्कल के यहाँ से स्टार्ट करके आप ऐसे घूमते 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 और यहाँ पे फिर से आ गए, तो जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से फिर से आ गए, तो पूरा एक सर्कमफ्रेंस, पूरा एक चक्कर लगाया। तो ये जो पूरा एक चक्कर होता है ना, ये होता है इसका सर्कमफ्रेंस। तो ये जो सर्कमफ्रेंस होता है ना, ये क्या होता है, ये होता है आपका 2πr, और इसका एरिया कितना होता है, πr²। एरिया मतलब इसने कितना प्लेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो इसका क्या होता है, एरिया होता है। आगे देखो, चलो ये चीज समझ में आ गई। दूसरी बात हम बात करते हैं, तो दूसरा ये कह रहा है कि भाई इनके फॉर्मूला कुछ जैसे हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमारा सर्कल है ये, अगर मैं इसको फिर से एक इमेज आपको ड्रॉ करके समझा देता हूँ, सेगमेंट वगैरह सब कुछ बता देता हूँ। इसकी अगर वो PDF चाहिए होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं इसका PDF भी आप लोग को दे दूंगा। यहाँ देखो बच्चों, अगर एक ट्रायंगल है हमारा, सॉरी हमारा एक स्क्वायर है, मैं सॉरी सर्कल है, मैं थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ, सर्कल है, सर्कल का O पॉइंट है ये, हमने इसको क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अब बच्चों ये ज्वाइन हो गया, ठीक, तो ये जो एरिया हो गया ना, अब देखो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो ऊपर में ये पार्ट डिवाइड हो गया, एक नीचे पार्ट वाला डिवाइड हो गया। तो ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, माइनर सेगमेंट, सॉरी माइनर सेगमेंट, नहीं ये सेक्टर होता है, ठीक है। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये आपका मेजर, क्या हो जाएगा बच्चों, ये मेजर हो जाएगा। अब देखो, portion of the circumference regions enclosed by the two radius of the corresponding arc, मतलब सेक्टर में आपका ये हो गया। दूसरी बात, अगर सेक्टर के बारे में पूछा जाए, इसका केवल एरिया आपको निकालना हो, जैसे मान लो इसका एरिया निकालना हो, तो देखो ये जो हो गया R हो गया, ये मान लो थीटा एंगल दे देता कि थीटा एंगल दिया हुआ है, तो जब कभी भी इसका एरिया पूछे, एरिया ऑफ सेक्टर, तो क्या निकाल देंगे, ये हो जाता है A = θ/360 इंटू एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल मतलब क्या होता है, πr²। क्या होता है बच्चों, πr², ठीक। तो A = क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू πr²। अब देखो क्वेश्चन कैसे दे देगा, मान लो थीटा की वैल्यू कितने दे दिया, 60 डिग्री दे दिया, रेडियस कितना दे दिया, रेडियस आपको 4 दे दिया। अब बोलेगा इसका एरिया बताओ, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा A इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, A = 360 अपॉन सॉरी θ/360 सॉरी θ/360 इंटू πr²। तो थीटा की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री, तो 60/360 इंटू आर की वैल्यू ये 22/7, आर की वैल्यू 4 × 4। तो देखो ये डिवाइड होगा 6 टाइम में, ये हो गया आपका 3 टाइम में, मतलब ये कितना आ गया 8π/3। मैंने पाई की वैल्यू रख दी, 8π/3 इसका आंसर आ गया। अगर यहाँ पे बोलेगा पाई की वैल्यू रखने के लिए तो पाई की वैल्यू भी रख दीजिएगा, अगर नहीं बोलता तो नहीं बोलेगा। अब लेंथ ऑफ आर्क, दूसरा पूछता है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क मतलब क्या हो गया, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, यहाँ वाला पोर्शन, ये इसका लेंथ ऑफ आर्क होता है। ये जो एरिया है ना, ये क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क होता है। तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालोगे, ये हो जाता है लेंथ = θ/360 इंटू सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस मतलब 2πr, बस ये आपका यहाँ पे हो गया। अब यही आपका अगर मेजर सेक्टर पूछ लेगा तो क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से जो आपने माइनर निकाला उसे माइनस कर दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। या तो ये करो, या तो 360 की जगह यहाँ जो थीटा था अब वहाँ पे 360 माइनस थीटा रख देंगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा। दूसरा सेगमेंट के बारे में बात करें, दूसरा बच्चों सेगमेंट के बारे में बात करें तो ये देखो यहाँ पे जब हमने क्या किया, किसी सर्कल को, जैसे मान लो ये हमारा सर्कल है एक,
ठीक, सर्कल पे कोई पॉइंट ए ले लिया और कोई पॉइंट हमने बी ले लिया और हमने इन दोनों पॉइंट को मिला दिया। तो अब ये जो नीचे वाला जो पोर्शन हो गया ये हमारा हो गया माइनर सेगमेंट। ये क्या हो गया बच्चों, हमारा माइनर सेगमेंट हो गया और ऊपर वाला क्या हो गया, मेजर सेगमेंट। जो ऊपर वाला टर्म है क्या हो गया, हमारा मेजर सेगमेंट हो गया। तो यहाँ पे आपको दो चीज मिल गया, क्या क्या मिल गया, एक माइनर मिल गया, एक मेजर सेगमेंट मिल गया। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसका भी पूछता है कि इसका एरिया बताइए क्या होगा, इसका भी क्या पूछेगा, एरिया। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, बड़ा इजी है इसका एरिया निकालना, थोड़ा सा घुमा के पूछता है लेकिन है बड़ा इजी। क्या करोगे, देखो यहाँ पे समझिएगा, अगर पूछ ले कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। देखो हमें बताना है भाई ये हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है बीच में, देखो आपसे पूछेगा ये वाला एरिया बताइए, है कि नहीं, ये एरिया पूछेगा। तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि आप इसका पूरा एरिया निकाल सकते हो, है ना, इस पूरे का एरिया निकाल सकते हो। चलो तो क्या करेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। इसमें से माइनस कर देंगे क्या, ये वाला पोर्शन। देखो अब समझना, इस पूरे ट्रायंगल में से अगर हम बच्चों क्या करें, ये वाला पोर्शन माइनस करें, ये तो काफी ज्यादा माइनस हो गया, एक मिनट रुक जाइए मैं फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये वाला पोर्शन माइनस कर दें, जो ऊपर ट्रायंगल था हमने क्या किया, उसको माइनस कर दिया, मतलब इस वाले पोर्शन को हटा दिया हमने। तो जब इस वाला पोर्शन को हमने हटा दिया तो बचा क्या, हमारे पास केवल नीचे वाला पोर्शन बचा। और जब बस नीचे वाला पोर्शन बचा तो हम कह सकते हैं इसका एरिया हमारा निकल जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला एरिया माइनस करना, तो माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी हो, ओ ए बी, तो ओ ए बी को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, आप भाई कैसा भी ट्रायंगल है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये निकल जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है ये वाला, और बच्चों ये नोट कर लेना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पक्का टपकने वाला है, क्योंकि ये बहुत बार ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको कहीं पे नोट कर लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आप हिसाब से आप इसको नोट कर लेना। देखो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है। ठीक है, ये जो पोर्शन है ना, ये क्वेश्चन स्पेशली कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेडेड रीजन। तो अब ये जो बीच में एरिया बचे ना, इससे बच्चों क्वेश्चन हमेशा उठाता है, हमेशा उठाता है। ये मैंने आपके बुक का ही क्वेश्चन पिक किया हुआ है, अब इसको देख लीजिएगा। उसमें ये कह रहा है कि अगर 4 सर्कल एक साथ सटा के रखे जाएं तो उनका जो भी एक सर्कल है उसका जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस है। तो बताइए कैसे बनेंगे पूरे, इसके बीच का एरिया कितना होगा। तो करना क्या होता है, इसमें आप जो सर्कल 4 रखें, इन चारों सर्कल के एरिया निकाल लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर बनेगा, क्योंकि देखो ये भी 14 सेंटीमीटर, तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा और ऊपर भी 14 सेंटीमीटर होगा, आप ये निकाल लेना। ठीक, अब क्या करोगे, जब सब आपने 14 सेंटीमीटर निकाल लिया तो बच्चों क्या करोगे, अब आप इसका, अब ये स्क्वायर का एरिया निकाल लेना। अब स्क्वायर के एरिया में से क्या करोगे, ये जो 4 आपने सर्कल का एरिया निकाला है उसको माइनस कर देना। देखो हमने निकाला एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD कितना है, साइड का स्क्वायर होता है तो 14 इंटू 14 हो गया, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। डायमीटर ऑफ इस सर्कल की बारे में बात करें तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फॉर इस सर्कल रेडियस 7/2 हो गया, अगर एक सर्कल की बारे में बात करें। ठीक है, तो एरिया ऑफ 1 सर्कल पाई स्क्वायर, हमारे पास 1 2 3 4 सर्कल है तो 4 पाई स्क्वायर हो गया, तो इतना आ गया 154। भाई ये आ गया 196, ये आ गया 154। तो 196 में से 154 माइनस कर दो ना, तो ये जो शेडेड रीजन्स है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ जहाँ मेरा हाथ आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा छोटा हाथ प्यारे प्यारे, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों वही वाला, समझ तो गए। तो ये क्या हो गया, आपका छोटा एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका शेडेड रीजन का एरिया आपका हो गया। आई होप बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चल, तो ये चीज़ आपका हो गया, कुछ क्वेश्चन है उसको कर लीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं बाद में आऊँगा तो कुछ इसके बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। आज बच्चे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, परेशान मत हो ना, 13 चैप्टर पे आ गए, 2 चैप्टर और हमारे बच्चे हुए, उसके बाद आपकी पूरी की पूरी बुक क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और लगभग हमारा जो वीडियो हो गया वो तकरीबन कितना
1.5 घंटे की क्लास हो गई है, ठीक है। आधे घंटे और करते हैं, आधे घंटे में आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्या करना है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा भाई, सबसे पहले तो मिलने वाला है आपको सिलेंडर। क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले मिलेगा सिलेंडर। इस चैप्टर में जैसे आप एंट्री करोगे ना तो आपको मिलने वाला है क्या, सिलेंडर। तो सिलेंडर के बारे में बात करें तो देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड यहाँ पे दिया है। तो सिलेंडर में क्या होता है, ये जो पोर्शन होता है ये होती है हाइट, और इसका क्या होता है, ये जो पोर्शन आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन ये होता है इसका रेडियस पोर्शन हो जाता है पूरा देखा जाए तो सर्कल से, ऐसे समझना। मैं इसको पूरा बना के आपको समझा देता हूँ, हो जा ठीक है। अब देखना बच्चों, जैसे मान लो हमारे पास एक सीट पेपर है, पेपर का सीधे मैं इसको मान ही लेता हूँ, ये हमारा सर्कल वो एक सिलेंडर है। तो सिलेंडर का ये जो एरिया होता है ये सर्कुलर होता है। कैसा होता है, बिल्कुल सर्कल जैसा। क्या होता है, ये सर्कल जैसा होता है। अब सपोज करो मुझे बोला गया इस पे आपको पेंट करना है। क्या करना है बच्चों, इस पे आपको पेंट करना है। तो हमने क्या किया, इस एरिया को पेंट किया और बस यही एरिया पेंट हो सकता है। तो ये जो एरिया होता है ये इसका होता है CSA। क्या होता है इसका, CSA। तो CSA में हमने किसको किसको पेंट किया, ये होता है 2πRh। क्या होता है 2πRh, मतलब इसके सरकमफेरेंस पे हम पूरा गए और क्या किया, इसके पोर्शन पे हमने पेंट किया। तो ये हो जाता है 2πRh। बस फॉर्मूले देखते चलो, ठीक है। बस इसके क्या करें बच्चों, फॉर्मूले देखते चले। तो CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πRh। इसकी बात TSA की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो ये होता है, देखिए ये होता है πr² ठीक है। क्या होता है, एक मिनट बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग हो गया, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं। ये क्या हो जाता है 2πr/r, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, मैं समझा देता हूँ 2πr और फिर क्या हो जाता है 2πr², ठीक। क्योंकि अब देखो अब क्या होता है, जब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो अब हम इसके इस वाले पोर्शन को भी ले लेते हैं और इसके इस वाले पोर्शन को भी हम पिक कर लेते हैं। तो दोनों ही पोर्शन को जब हम पिक कर लेते हैं तो ये आपका हो जाता है 2πRh, मतलब CSA में तो पेंट किया ही किया, अब इसके दोनों एरिया को भी पेंट करेंगे। ऊपर वाला भी सर्कल होता है, सर्कल के एरिया, नीचे वाला भी सर्कल होता है, इसका भी एरिया। तो हमने दोनों एरिया ले लिया। तो अब देखो इसमें हमें कॉमन क्या हो रहा है, 2πr यहाँ भी, 2πr यहाँ भी, तो 2πr हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से बचेगा h और यहाँ से बचेगा r, ये आपका होता है TSA। अब बात करें इसके वॉल्यूम की, तो बच्चों इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है πr²h। देखो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। अब यहीं पे मैं वॉल्यूम ऑफ कोन भी बताना चाहूंगा। क्यों बताना चाहूंगा, इसके पीछे रीजन है। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr²h। क्या होता है πr²h। अब यहीं पे मैं बताऊंगा भाई स्पेयर का, सबका साथ जो बता रहा हूं उसके पीछे रीजन है, अभी बताऊंगा क्यों। स्पेयर का क्या होता है, ये होता है 4/3 πr³। क्या हो जाता है बच्चों 4/3 πr³, इसका वॉल्यूम हो जाता है। समझो ऐसा क्यों लिया मैंने। देखो जैसे मान लो ये आपका एक सिलेंडर है, ये क्या बच्चों आपका एक सिलेंडर है। चलिए ये आपका सेंटर है, तो सेंटर से एक लाइन हमने यहां ड्रॉ की और दूसरी लाइन हमने यहां पे ड्रॉ कर ली। तो ये क्या बन गया आपका कोन बन गया। तो कोन को हमने देखा, ये जो सिलेंडर था अब ये हमारा सिलेंडर 3 पार्ट में बच गया, एक 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये हमारा 3rd पार्ट, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 3 पार्ट में बट गया। इसलिए जो कोन का वॉल्यूम हो जाता है वो हो जाता है 1/3 πr²h। क्या हो जाता है 1/3 πr²h, ठीक। और जो स्पेयर होता है वो स्पेयर का 4/3 पार्ट हो जाता है। कितना हो जाता है, वो सिलेंडर के 4/3 पार्ट के बराबर हो जाता है, इसलिए 4/3 पाई। इसका भी देखो क्या होता है, इसका भी πr²h ही होता है, बट यहाँ पे जो h होता है वो r के बराबर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है πr²h। ठीक है बच्चों, ये चीज यहाँ पे आपका हो गया। दूसरा, अब यहाँ पे तीनों चीज आपके हो गए। कोन के बारे में और जान जाओ। कोन का जो CSA होता है, कर्व सरफेस एरिया, वो होता है πrl। अभी l की वैल्यू क्या होती है, l आपका स्लैंट हाइट होता है। जैसे मान लो ये आपका कोन हो गया, तो कोन का ये जो पोर्शन होता है, ये A से B वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट या फिर l।
ये जो L की वैल्यू होती है ये होती है L इक्वल टू इन रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा L की वैल्यू क्या होती है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक, क्वेश्चन में दे देगा स्लैंट हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, तो बताइए उसका CS से कितना होगा या फिर उसका कोन का वॉल्यूम कितना होगा। ठीक, TSA के बारे में बात करें तो इसका जो TSA होता है बस इसी में एक चीज और ऐड हो जाएगा, क्या, पाई आर स्क्वायर। चलो अब मेन जो फॉर्मूला आता है दूसरा आता है जिसपे से क्वेश्चंस क्या होते हैं बनने के चांसेस और अधिक बढ़ जाते हैं, वो क्या है, वो ये वाला फ्रस्टन ऑफ कोन। फ्रस्टन ऑफ कोन का मतलब क्या होता है कि जैसे एक कोन है, एक क्या है बच्चों, कोन है, इस कोन को क्या किया गया है, बीच से काट दिया गया है। अब जब बीच से काट दिया गया कोन को तो मतलब समझना, अब ये पहले जो कोन था अब ये कोन कुछ ऐसा हो गया, पहले कोन ऐसे था, इसकी हाइट h थी, अब लेकिन जब कोन को काट दिया गया ऊपर वाला पोर्शन तो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, जो नीचे वाला है इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो समझना वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टन के बारे में बात करें तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम के बारे में बात करें बच्चों तो पहले तो आप पूरे का वॉल्यूम निकाल लो। तो पूरे का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पूरे का वॉल्यूम होता है। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, अब कुछ चीजें क्या हुई, चेंज हुई हैं। कैसे चेंज हुई हैं, देखो भाई यहाँ का जो वॉल्यूम था ये पूरा वॉल्यूम था, यहाँ का रेडियस कुछ अलग होगा, अब यहाँ का रेडियस भी क्या हो गया, कुछ अलग हो गया। तो ये आपका हो गया R1, ये हो गया आपका R2 हो गया, ये आपका आप R1 हो गया, ये आपका क्या हो गया R2 हो गया। तो इसका जो रेडियस, अब यहाँ पे दो सर्कल हो गए, एक ये हो गया और एक दो कोन हो गए। ठीक, ये आपका फ्रस्टम नीचे वाला हो गया। तो इसका जो हो जाता है एरिया वो हो जाता है 1/3 पाई एच, ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला, इसको नहीं, फॉर्मूला इसका हो जाता है 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। और दूसरा इसका जब हम TSA निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया तो ये हो जाता है पाई इन ब्रैकेट RL प्लस R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन फ्रस्टम, वो हो जाएगा पाई R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फ्रस्टम का भी फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में आप इतना याद रखिएगा, आपको तीन चीज याद रखनी है। क्या क्या सा, कौन कौन सा, एक आपको मीन याद करना है, एक आपको मीडियन, एक आपको मोड। ये तीन चीज बस आपको देखनी है। यहाँ पे चीजें तो बहुत सी चीजें दी गई हैं बट आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। मीन कैसे निकालोगे, मीन क्या हो जाएगा, टोटल ऑब्जर्वेशन। मीन क्या होगा बच्चों, टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, जैसे क्या हो गया, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पहले डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डिफिनेशन क्या है, अ कलेक्शन एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटीज डाटा दैट्स कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक्स। इसमें जो फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ऑल द क्लासेस प्रेडिक्टिंग द गिवन क्लास। तो अब क्लास मार्क क्या होता है, तो जब हम अपर लिमिट को और लो लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्लास मार्क आ जाता है। डायरेक्ट मेथड क्या है कि डायरेक्ट मेथड ये है बच्चों कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये मीन निकालने के लिए मेथड रहता है। ठीक है, जब ग्रुप डाटा दिए होते हैं तब। ठीक है, मीडियन कैसे निकालते हैं, इसका जब मीडियन कैसे नहीं होता है, वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये इसका फॉर्मूला होता है। मोड कैसे निकालते हैं, ये होता है L प्लस F1 माइनस F0। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ जिससे वजह से आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब गला भी मेरा सूखने लग रहा है, कंटिन्यू 2 घंटे से बोला जा रहा है। देखिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये क्या हो जाएगा, आपका मोड हो जाएगा। बट जनरली आप याद रखिएगा मोड क्या होता है। ऐसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, मीन आपसे क्या पूछेगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन इसमें आता है। अगर अनअरेंज डाटा दिया रहा
ठीक है, क्या दिया रहा है बच्चों, अनअरेंज डाटा दिया रहा, तब तो बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर लोगे। किसमें, अनअरेंज डाटा में। तो उसमें क्या होगा, सबको ऐड करके कितनी बार आया है उससे डिवाइड कर देना, तो आपका मीन आ जाएगा जो भी आपका है एक्स बार। ठीक है, मोड कैसे निकालोगे, मोड के दो फॉर्मूले होते हैं, सॉरी मीन के, मीडियन, मीडियन के क्या होंगे बच्चों, दो फॉर्मूले होंगे। कौन कौन से, आपका यहाँ जो मीडियन होगा उसके दो फॉर्मूले, एक ऑड के लिए है, एक इवन के लिए है। ऑड में क्या होता है, अगर ऑड आया तो इसका हो जाएगा n+1/2 टर्म, अगर ऑड है। इवन आया तो n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म और सबके बटे 2। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप रख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अभी अगली जो सीरीज में ले आऊंगा मैं हर चैप्टर से, ठीक है, क्या करूंगा बच्चों, एवरी चैप्टर से, ईच एंड एवरी चैप्टर से वो ऐसे क्वेश्चंस को पिक करूंगा जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगी, थोड़ी सी आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बड़ा अच्छा सा रिलेशन यहाँ पे दिया है, इसी बात पे आप इस रिलेशन को नोट कर लेना। क्या है, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ऐसे याद कर लेना। इसमें ज़्यादा वर्ड है तो इसके साथ 3 लगा हुआ है, तो इन दोनों जब मिलेंगे, ये देखो 3 टाइम मीडियन है, तो जब एक मोड और 2 मीन मिल जाएंगे तब 3 मीडियन के बराबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ बात करते हैं आखिरी प्रोबेबिलिटी का। तो बच्चों यहाँ पे अब देखिए, आपके अगर इस चैप्टर को आपने पूरा वीडियो देखा ना, अगर इस पूरे वीडियो को आपने देखा तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो 1 है, क्योंकि 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी चीज़ की। याद रखिएगा, हमेशा प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, क्या होती है, 0 से 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी होती है, उससे अधिक नहीं होती, और 0 से कम भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। याद रखिए, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की होने की संभावना कितनी है, किसी चीज़ की होने की संभावना कितनी है। तो बच्चों बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो आज स्टार्ट करते हैं पूरे चीज़ के बारे में, थोड़ा सा इसमें भी देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, 1-2 क्वेश्चन जनरली इससे पूछ लेता है। ठीक है, तो बात करें यार थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कि व्हाट वी एक्सपेक्ट टू हैपन इन एन एक्सपेरिमेंट, कि कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें क्या होने के चांसेस हो जाते हैं। तो देखो, नंबर ऑफ ट्रेन इन, तो पी क्या हो जाएगा, विच द इवेंट हैपन, एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रेन, जो जितनी बार किया और जितनी बार वो आया और जितनी बार मैंने किया उसमें उसका देख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करें तो इसका जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, टोटल आपका 1 आता है। याद रखिएगा, 1 से कभी भी ज़्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। अगर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आते हैं बच्चों यहाँ से आते हैं, ऐसा समझना, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है क्वाइन से, क्या है क्वाइन से, कि व्हेन अ क्वाइन इज टॉस्ड, जब एक क्वाइन को उछाला जाता है, व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरिंग हेड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो यार, क्वाइन के बारे में बात करें तो उसमें आउटकम क्या हो सकता है, केवल 2 ही हो सकते हैं। 2 कौन कौन से, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो एक ही बार में एक ही आ सकता है, दोनों तो आ नहीं सकते। तो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। ठीक, ओके। अब जैसे कार्ड के बारे में बात करें तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। अब देखो, अगर पैक ऑफ 52 कार्ड के बारे में बात करें तो 13 13 13 ये पूरा डिवाइड होता है 4 पार्ट में। ठीक, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है, 52 है। 52 में से 4 निकालने हैं तो 4/52 हो जाएगा, मतलब 4 1 4 और 13 4 52, बड़े आराम से ही हो गया। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, देखो अब कह रहा है द 2 डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस को रोल किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 13 एज अ सम। समझना यार बच्चों, अगर 2 डाइस है हमारे पास, ठीक, हमने इसको क्या क्या थ्रो किया, तो कह रहा है कि दोनों का सम 13 एज है। अब मेरी बात बताओ बच्चों, अगर मान लो पहले वाले डाइस में भी कितना आया, 6 आया, और दूसरे वाले भी डाइस में कितना है, 6 आया, और हम जानते हैं किसी भी डाइस में जो मैक्सिमम नंबर होता है वो 6 होता है, 6 से ऊपर होता है नहीं, और इन दोनों को हमने ऐड किया तो कितना आया, 12 आया। अब जब इन दोनों को ऐड किया और आया कितना, 12, तो हम कैसे कह सकते हैं ये 13 आएगा, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। तो आई होप बच्चों आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझा दिया। आई होप
ये चैप्टर बहुत मज़ेदार रहा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर अभी भी कोई चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होगी तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना, और मैं कोशिश करूँगा हर चैप्टर को फिर से आपको समझाने की और नए नए क्वेश्चंस आपके सामने ले आने की। तो बच्चों, मैंने तो अपना काम कर दिया, और ऑल द बेस्ट आपको एग्ज़ाम के लिए। आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करना, बस यही मेरी आशा रहेगी आप लोगों के साथ, कि जो मेरा सपना है कि आप लोग भी 95 प्लस ले आओगे। और मुझे जिस दिन रिजल्ट आया प्लीज़ बताना कि मेरे कितने % मार्क्स आए। मैं वेट करूँगा यार, अच्छा लगता है जब आप लोग रिस्पॉन्स करते हो, और सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब आप ये कहते हो सर आपने पढ़ाया और हमें समझ में आ गया। तो नीचे बेल आइकन होगा, उसको भी आप लोग लाइक कर दीजिएगा, थंबनेल होगा उसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है तो उसका थोड़ा सा रिस्पॉन्स तो बनता है बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो नया सीरीज़ लेकर आऊँगा बच्चों, उसमें मैं आप लोगों के लिए वो सारे वीडियोस लेकर आऊँगा वो सारे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे बच्चों, गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम।